तो ये हमारी फर्स्ट क्लास है टैक्सेशन की। तो आज की क्लास में हम सिर्फ बेसिक बातें करेंगे, कुछ जानेंगे कि भाई क्या है टैक्स एंड कुछ बेसिक चीज़ें। तो शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, तो जो टैक्सेशन है वो सी ए इंटर ग्रुप 1 का पेपर नंबर 4 है। ठीक है ना, पेपर नंबर 4 है टैक्सेशन। ये जो पेपर है टैक्सेशन, ये 100 मार्क्स का पेपर आता है पूरा। एंड इसके अंदर 30% जो पेपर है वो ऑब्जेक्टिव टाइप आता है, यानी कि एमसीक्यू बेस्ड पेपर है। ठीक है, क्वेश्चंस आते हैं एंड जो क्वेश्चंस है वो अराउंड 20 to 22 क्वेश्चंस होते हैं। कुछ क्वेश्चन 1 मार्क ईच होते हैं एंड कुछ क्वेश्चंस 2 मार्क ईच होते हैं। ठीक है, एंड ये जो ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर है, ये जो क्वेश्चन है एमसीक्यू, इनमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती जैसे कि फाउंडेशन लेवल पे होती थी। एंड फिर इसके अलावा जो 70% पेपर है वो आपका डिस्क्रिप्टिव होता है। ठीक है जी, रिटर्न पेपर। एंड जो आपका टैक्सेशन पेपर है, इसके अंदर दो पार्ट हैं आपके। ठीक है, एक है इनकम टैक्स और एक है जीएसटी। इनकम टैक्स आपका 60 मार्क्स का है एंड जीएसटी आपका 40 मार्क्स का है। जो टैक्सेशन है आपका ना, वो सबसे ज़्यादा लेंदी सब्जेक्ट है इन इंटरमीडिएट लेवल। ठीक है, आपके इंटरमीडिएट लेवल पे आपको 8 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। ठीक है, 8 में जो सबसे बड़ा लेंदी है वो टैक्सेशन ही है। तो इसमें थोड़ा सा ज़्यादा आपको टाइम लगेगा एंड थोड़ा सा ज़्यादा रिवीजन भी लगेगा। तो बात करते हैं सबसे पहले एकदम बेसिक बेसिक। ठीक है, नहीं ज़्यादा हम डिटेल में जाएंगे नहीं आज, सिर्फ बेसिक बातें करेंगे, समझ आए, थोड़ा हम फेमिलियर हो विद दिस सब्जेक्ट। तो हमारा जो सब्जेक्ट है उसका नाम है टैक्सेशन। अब इसका टैक्सेशन में स्टार्टिंग में देखो क्या आ रहा है, टैक्स। ठीक है ना, तो सबसे पहले हमें जानना ज़रूरी है कि सर ये टैक्स होता क्या है। ठीक है ना, ये टैक्स होता क्या है, इसके आगे हम तभी कंटिन्यू कर पाएंगे। तो अगर बात करें टैक्स की, तो हमें पता ही है कि भाई टैक्स इज द कंपल्सरी पेमेंट जो हम गवर्नमेंट को करते हैं। एक तरीके से बच्चे बोलते हैं कि सर रेवेन्यू टू दी गवर्नमेंट। ठीक है ना, एक तरीके से बच्चे बोलते हैं कि सर हमारे ऊपर बर्डन है। तो सारी चीज़ें बिल्कुल सही हैं। टैक्स एक तरीके से गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू है और हमारे लिए एक बर्डन है। ठीक है ना, तो टैक्स इज व्हाट, रेवेन्यू टू दी गवर्नमेंट। अब जो टैक्स है वो हम लोगों को देना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अगर हमसे कोई टैक्स मांग ले तो हमें लगता है अरे यार क्या ये टैक्स मांग रहा है भाई। ठीक है ना, और अगर इनकम पे भी टैक्स देना पड़ जाए, अगर आप इनकम अर्न करते हैं, टैक्स देना पड़ जाए, तो आपको एक बर्डन लगता है वो कि यार क्यों दे ये टैक्स, हम क्यों हमसे टैक्स लिया जाता है। यानी एक तरीके से देखा जाए आपकी इच्छा नहीं होती टैक्स देने की, बट फिर भी आपको देना पड़ता है। आपके ऊपर एक लीगल ऑब्लिगेशन डाली हुई है कि भाई लाओ जी टैक्स लाओ। एक बर्डन है आपके ऊपर, बर्डन। और कह सकते हैं जोर जबरदस्ती करते हैं हमारे ऊपर कि भाई टैक्स दो, नहीं दोगे तो तुम्हें पेनल्टीज, इंटरेस्ट और ज्यादा केसेस में, बड़े केसेस में जेल में भी डाला जा सकता है। तो हमें कहीं ना कहीं डर लगता है, इसलिए हमें टैक्स देना पड़ता है। ठीक है ना, तो अगर टैक्स एक जबरदस्ती हमसे लिया जा रहा है, यानी हमारे साथ जबरदस्ती हो रही है, तो क्यों हम इस चीज के लिए शिकायत नहीं करते। जैसे कि हम लोगों के साथ अगर जबरदस्ती की जाती है, हम छोटे थे तो हम मम्मी पापा को शिकायत करते थे कि मम्मी पापा देखो इसने मुझे मारा। ठीक है, बड़े हो जाते हैं, कोई जोर या जबरदस्ती करता है तो हम लोग बड़े लेवल पे शिकायतें करते हैं, पुलिस से करते हैं, कोर्ट्स जाते हैं। ठीक है ना, कंपनीज जो है कोर्ट्स जाती है, उन्हें कोई दिक्कत होती है, किस चीज़ से शिकायत होती है तो क्यों हम ऐसा नहीं करते, क्यों हमें टैक्स देना पड़ रहा है। तो उसका सिंपल सा रीज़न है, बिकॉज देयर इज अ लॉ। देयर इज अ लॉ, और इसलिए हमको ये टैक्स देना पड़ता है। देखा जाए तो रेड लाइट पे भी खड़ा होना में बिल्कुल पसंद नहीं है। कोई रेड लाइट पे खड़ा होने को बोल दे, गर्मी का मौसम हो, तो हमें लगता है क्या यार रेड लाइट लगा रखी है, क्यों हमें खड़ा होना पड़ रहा है, ब्रेक करो और आगे बढ़ो, जल्दी पहुंचेंगे। बट हमें फिर भी खड़ा होना पड़ता है। और बाई चांस हमने रेड लाइट ब्रेक कर दी और सामने पुलिस वाला खड़ा है, तो भाई वो क्या करेगा, वो बोलेगा लाओ जी रुको रुको रुको, चालान काटे तुम्हारा। ठीक है, ऐसे कैसे जा रहे हो भाई रेड लाइट तोड़ करके। तो वहां पर भी हमारे साथ एक जबरदस्ती ही हो रही है कि भाई हमें रेड लाइट पे खड़ा नहीं होना, बट हमें होना पड़ रहा है। क्यों, क्योंकि वहां पे भी एक लॉ है। एक लॉ है जो बोलता है कि भाई रेड लाइट है तो खड़े हो, और अगर ये लॉ ब्रेक किया तो भाई तुम्हारे ऊपर पेनल्टीज लगेंगी। ठीक है, तुम्हें चालान देना पड़ेगा। तो ऐसे ही टैक्स पे करना है, ये एक लॉ बना रखा है, देयर इज अ लॉ। और इस लॉ के तहत हमको ये चीज करनी पड़ती है, चाहे खुशी खुशी करो, चाहे दिल पे हाथ रख के करो, बट करना पड़ता है। तो बात करें कि सर ये लॉ कौन सा है, ये कौन सा लॉ है जो हमारे साथ ये जबरदस्ती करवाता है, जो हमें बोलता है कि जी टैक्स पे करो। तो इस लॉ का नाम है इनकम टैक्स एक्ट।
इनकम टैक्स एक्ट 1961, ठीक है ना। हम अभी किस चीज की बात कर रहे हैं, अभी हम बात कर रहे हैं इनकम टैक्स की, ठीक है ना। अगर हम बात करें जीएसटी की, तो वो भी एक लॉ है। अगर हम कोई भी चीज खरीदते, हम गाड़ी खरीदते हैं, हम पेन खरीदते हैं, पेंसिल खरीदते हैं, हम चिप्स खरीदते हैं, हम कोल्ड ड्रिंक खरीदते हैं, तो उस पर भी जो एमआरपी होता है वो इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस होता है। यानी हमें पता नहीं होता, बट हम वहां पे भी कहीं ना कहीं टैक्सेस दे रहे होते हैं, ठीक है, दे रहे होते हैं टैक्सेस। अब वहां पे भी हमें देने पड़ते हैं। हम ये नहीं बोल सकते कि भाई हम टैक्सेस के बिना गाड़ी खरीदना चाहते हैं, हमें टैक्स नहीं पे करना, क्योंकि हमारे पास वो वॉलंटरी ऑप्शन नहीं होता, वो कंपलसरी पेमेंट होती है, क्योंकि वहां पे भी एक लॉ बना हुआ है, ठीक है। वो जो लॉज हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस के वो अलग हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा जब जीएसटी पढ़ेंगे, ठीक है ना। अभी हम बात करेंगे इनकम टैक्स एक्ट की, ठीक है। हमारे लिए ये जो लॉ है, हमको ये पूरा लॉ पढ़ना है अपने सीए इंटरमीडिएट लेवल पर, ठीक है, जो हमारा 60 मार्क्स हमको दिलवाएगा, ठीक है ना। मैं आपको बता देता हूँ कि जो टैक्स है वो हमें पता चल चुका है कि कंपलसरी पेमेंट है जो कि गवर्नमेंट को होती है इन अ लीगल वे, एक लीगल तरीके से की जाती है। और एक्सटॉर्शन जो होती है ना, हफ्ता वसूली मुंबई में चलती है, हफ्ता वसूली, एक्सटॉर्शन ऑफ मनी, उसमें और गवर्नमेंट के टैक्स कलेक्शन में सब कुछ सेम ही है, बस एक चीज का फर्क है, वो है लॉ। जो हफ्ता वसूली है वो एक तरीके से इलीगली की जाती है, और टैक्स कलेक्शन जो है वो एक तरीके से लीगली किए जाते हैं। बट जिस बंदे से एक्सटॉर्शन हो रहा होता है, जिस बंदे को पैसे देने देने होते हैं, फिर चाहे वो टैक्स दे रहा हो, चाहे वो हफ्ता वसूली दे रहा हो, उसको दर्द उतना ही होता है। यानी दोनों ही केसेस में उसको मन नहीं होता, बट उसको देना पड़ता है, ठीक है। तो टैक्स इज अंडर अ लॉ और हफ्ता वसूली इज इलीगली। अब टैक्स क्या है भाई, रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट, या एक्सपेंडिचर टू द गवर्नमेंट, हम बोलेंगे रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट। हमारे घर में हमारे फादर लोग होते हैं, मदर लोग होते हैं, ठीक है, वो जाते हैं सुबह सुबह बिजनेस पर, जॉब पर, मेहनत करते हैं, मेहनत करके भाई सैलरी या बिजनेस इनकम अर्न करके लाते हैं, जैसे कि हमारा घर जो है वो अच्छे से स्मूथली चल सके, हमारा खाना पीना रहना, सिक्योरिटी, सेफ्टी, पढ़ाई लिखाई, ये सारी अच्छी तरीके से हो जाए। बिल्कुल इसी तरीके से इंडिया जो है, इंडिया ये पूरा एक घर है, और इसके मम्मी पापा कौन है, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो ये मम्मी पापा जो हैं, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने घर की टेक केयर करें। टेक केयर करने के लिए भाई पैसा चाहिए, बिना पैसे को तो होता नहीं है कुछ। हमारे पेरेंट्स भी मेहनत करते हैं, पैसा कमाते हैं, तभी तो घर चलता है, इनको भी पैसा चाहिए। अब इन्होंने बोला कि भाई पैसा देगा कौन, जो इंडिया में लोग रहते हैं, बहुत सारे लोग रहते हैं, करोड़ों लोग रहते हैं, यही पैसा देंगे। अब भाई पैसा क्यों दें, तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट ने बोला कि देखो हम आपको अपॉर्चुनिटी टू अर्न देते हैं, हम आपको सेफ्टी देते हैं, हम आपको सिक्योरिटी देते हैं, हम आपको इंफ्रास्ट्रक्चर देते हैं, हम इतना कुछ देते हैं, इन रिटर्न क्या उम्मीद करते हैं कि भाई थोड़ा सा टैक्स के फॉर्म में आप दे दो हमको इन रिटर्न। तो ये भी क्या कर रहे हैं, ये भी मेहनत कर रहे हैं भाई, अलग अलग फैसिलिटीज, डिफेंस, रेलवेज, इंफ्रास्ट्रक्चर हमें दे रहे हैं, और उम्मीद क्या कर रहे हैं कि हम इनको टैक्स दे दें। अब अगर ये उम्मीद कर रहे हैं, ठीक है, और हम हमारे ऊपर छोड़ दिया, गवर्नमेंट ने हमारे ऊपर छोड़ दिया कि भाई हम एक्सपेक्ट करते हैं कि पब्लिक हमें पैसा देगी, बट पब्लिक के ऊपर छोड़ दिया कि अगर देना है तो दे दो, नहीं देना तो मत दो, आपकी मर्जी है। तो ऑब्वियस सी बात थी कि भाई कोई भी पैसा नहीं देता, हर कोई बोलता कि भाई मर्जी है ना हमारी, हम नहीं देंगे, हमारे हार्ड अर्नड मनी हम क्यों दें। तो गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं ये जो लॉ है, लॉ ये बनाना पड़ा कि भाई अगर लोगों के हाथों में छोड़ दिया कि भाई टैक्स देना ही नहीं देना आपकी मर्जी है, तो कोई भी टैक्स नहीं देगा। तो देयर इज अ नीड फॉर अ लॉ जो लोगों से एक फोर्सफुली काम करवाए, टैक्स पे करवाए, तो इन रिटर्न वो हमसे टैक्स के फॉर्म में पैसा लेती है। तो गवर्नमेंट के लिए क्या हो गया, रेवेन्यू हो गया। अगला वही कि सर कंपलसरी होता है वॉलंटरी होता है, तो इट इज कंपलसरी, ना कि वॉलंटरी, ठीक है ना। तो देयर इज अ लॉ जिसका नाम है इनकम टैक्स एक्ट 1961, ठीक है। क्या करता है, जो आम जनता है जो इनकम अर्न कर रही है उसको बोलता है कि लाओ जी टैक्स दो, ठीक है। तो गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू होता है, और लॉ जो है वो क्या है, कंपलसरी है। ऐसा नहीं कि आप इनकम अर्न कर रहे हो और आप टैक्स पे नहीं कर रहे, आपके हाथों में खुली छूट नहीं है कि भाई मर्जी है तो पे करो, नहीं है तो मत करो, आपको देना ही देना पड़ेगा। अब समझने की कोशिश करना, जो टैक्स है वो तो हमें समझ आ गया क्या होता है, टैक्स जो है ये हमें समझ आ गया क्या होता है, बट टैक्स कितने टाइप का होता है, कितने टाइप का होता है ब्रॉडली, तो ये दो टाइप का होता है। एक होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल इनकम टैक्स,
इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल जीएसटी, कस्टम ड्यूटी, ठीक है, एक्सेट्रा। हमारे सिलेबस में क्या है, हमारे सिलेबस में सीए इंटरमीडिएट लेवल पर एक तो इनकम टैक्स है और एक जीएसटी है। जो अदर डायरेक्ट टैक्सेस है, जो अदर इनडायरेक्ट टैक्सेस है, वो हमारे सिलेबस में नहीं है, वो हमारे सिलेबस में नहीं है, हमें सिर्फ इतना पढ़ना है। इनकम टैक्स हमारा आएगा 60 मार्क्स का, जीएसटी हमारा आएगा 40 मार्क्स का, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। बट हमें अभी ये जानना है कि सर क्या डिफरेंस होता है एक डायरेक्ट टैक्स में और एक इनडायरेक्ट टैक्स में, ठीक है। ये फर्क समझ आएगा तभी तो आगे बढ़ेंगे कि सर इन दोनों में फर्क क्या है। तो देखिए डायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल क्या हमने देखा, इनकम टैक्स। हमें टैक्स पता है क्या है, कंपलसरी पेमेंट टू द गवर्नमेंट बट इन अ लीगल वे। तो इनकम टैक्स क्या हुआ, इनकम अर्न करने पे जो टैक्स दिया जा रहा है उसको इनकम टैक्स बोलेंगे, सिंपल सी बात। अब सोचने की कोशिश करो कि भाई ये आप हो, आप बन चुके हैं सीए, आप बन चुके हैं सीए, आपकी जॉब लगी बढ़िया, आपको फर्स्ट ईयर 20 लाख रुपीस का सैलरी ऑफर हुआ, आपने अच्छा खासा सैलरी अर्न किया। जैसे ही आपने 20 लाख रुपए अर्न किए, गवर्नमेंट बोली कि भाई इनकम टैक्स लॉ बोलता है कि अगर आप इनकम अर्न कर रहे हो 2.5 लाख से ऊपर, अभी के लिए, अभी प्रेजेंट सिनेरियो के हिसाब से बता रहा हूँ, 2.5 लाख से ऊपर इनकम अर्न करते हो तो लाओ जी आपको टैक्स देना पड़ेगा, लाओ जी हमारा टैक्स लाओ। अब आप क्या करोगे, आप सरकार को टैक्स पे करेंगे, आप सरकार को बोलोगे लो जी टैक्स ले लो हमारा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब लॉ है तो भी देना ही पड़ेगा। तो आपने गवर्नमेंट को क्या दिया, टैक्स दिया। आपके और गवर्नमेंट के बीच में कोई भी मिडलमैन नहीं आया, किसी ने भी ये नहीं बोला लाओ जी मुझे टैक्स दो, मैं सरकार को आपका टैक्स पास ऑन कर दूंगा। आपने डायरेक्टली ऑनलाइन लॉग इन किया इनकम टैक्स की साइट पर, अपनी रिटर्न फाइल करी, वहां पे देखा कि कितना टैक्स पेबल मेरा बन रहा है, ई पे टैक्स पे क्लिक किया, आपकी नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, किसी की भी थ्रू आपने अपना टैक्स डिपॉजिट करवा दिया, आपके अकाउंट से कटा और सरकार के खाते में पहुंच गया। अच्छा, ये जो इनकम टैक्स है कौन सी सरकार के खाते में पहुंचता है, यानी कौन सी गवर्नमेंट, बहुत सारी गवर्नमेंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, अलग अलग स्टेट की अलग अलग गवर्नमेंट होती है। तो इनकम टैक्स की अगर हम बात करें तो ये जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, ठीक है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है इनकम टैक्स। तो आपने क्या किया, गवर्नमेंट को ये टैक्स पे कर दिया। वहीं इनडायरेक्ट टैक्स देखते हैं, आप हैं ये, आपको लगी भूख, आप गए डोमिनोज, आपने डोमिनोज पे काउंटर पे खड़े होकर बोला कि लाओ जी एक बढ़िया चीज़ बस पिज़्ज़ा मुझे खाना, मुझे भूख लग रही है। तो डोमिनोज बोला सर मैम कौन सा खाएंगे आप, तो आपने बता दिया कि मुझे ये वाला पिज़्ज़ा खाना है, ठीक है। तो उन्होंने बोला ठीक है जी, आपका जो पिज़्ज़ा है वो 1000 रुपये का है, प्लस इसमें आपको जीएसटी पे करना है, ठीक है ना। जीएसटी 2 टाइप के अभी हम चार्ज कर रहे हैं, मैं आपको बाद में बताऊंगा जब जीएसटी पढ़ेंगे क्या होता है। उन्होंने बोला कि भाई 25 रुपये, 25 रुपये टोटल 5% जीएसटी, 1050 रुपये डोमिनोज आपको बोलेगा लो जी पे कर दो। अब अगेन आपके पास ऑप्शन नहीं है कि भाई 1000 पे करूं या 1050 पे करूं। जीएसटी लॉ भी एक कंपलसरी लॉ है, उसने बोला कि भाई कंपलसरी है कि आप डोमिनोज को कितना पे करें, 1050 पे करें। आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है कि भाई कितना पे किया जाए, 1000 या 1050। आपने 1050 डोमिनोज को पे कर दिया। अब इस 1050 में डोमिनोज का जो अधिकार है वो सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपये पर है, क्योंकि टैक्स पर अधिकार सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट का होता है, आम जनता का नहीं होता, ना ही किसी वेंडर का होता। टैक्स पे अधिकार होता है सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट का। तो डोमिनोज बोलेगा कि भाई मैंने अपने हक के पैसे तो रख लिए, भाई 1000 रुपये जो मैंने पिज्जा खिलाया उसमें मेरी कॉस्ट प्रॉफिट सब इंक्लूडेड था, मैंने 1000 रुपये अपने हक के रख लिए। रिमेनिंग जो 50 रुपये हैं डोमिनोज बोलेगा कि भाई ये मेरा हक का पैसा नहीं है, ये मैंने गवर्नमेंट के बिहाफ पर कलेक्ट किया है, ठीक है। गवर्नमेंट ने डोमिनोज को बोल रखा था कि जितने भी लोग आएंगे उनसे आपको जीएसटी कलेक्शन करना है, तो मैंने गवर्नमेंट के कहने पर उनके बिहाफ पर ये कलेक्ट किया है और मैं गवर्नमेंट को ये पास ऑन कर रहा हूँ। अब देखा जाए इस पूरे सिनेरियो में तो गवर्नमेंट को जो जीएसटी पे किया है वो तो किया है डोमिनोज ने, यानी कि जीएसटी पे करने की लायबिलिटी किसकी होती है, सप्लायर ऑफ गुड्स और या फिर सप्लायर ऑफ सर्विस। इस पूरे सिनेरियो में गवर्नमेंट ये है, आप कौन हो, आप हो रेसिपिएंट, और ये कौन है, सप्लायर। तो गवर्नमेंट को टैक्स पे करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, हमें पता चल चुका है सप्लायर की है।
गवर्नमेंट सप्लायर को पकड़ती है, अगर वो टैक्स पे नहीं करता, हमें नहीं पकड़ती कि भाई तुमने पिज्ज़ा खाया था, तुमने टैक्स पे किया, हमारे पास तक नहीं पहुंचा, क्यों नहीं पहुंचा, हमें कुछ नहीं बोलेगी सरकार, बोलेगी तो डोमिनोज को बोलेगी। बट इस 50 रुपए जो सरकार की जेब में पहुंचे हैं, इसका अल्टीमेट बर्डन किस पे पड़ा, वो पड़ा रेसिपिएंट पर। तो वी कैन से दैट कि ये 50 रुपए जो गवर्नमेंट की जेब में पहुंचे हैं, ये दिए तो रेसिपिएंट नहीं है, ठीक है, अल्टीमेटली दिए तो रेसिपिएंट नहीं है, बट इनडायरेक्टली दिए, डायरेक्टली नहीं दिए। रेसिपिएंट ने पहले डोमिनोज को दिए, डोमिनोज ने फर्दर उसको गवर्नमेंट को दिया, क्योंकि रेसिपिएंट और गवर्नमेंट के बीच में एक मिडल मैन आ रहा है, सप्लायर। तो इसलिए इस टैक्स को हम इनडायरेक्ट टैक्स बोल देते हैं, इसलिए इस टैक्स को हम इनडायरेक्ट टैक्स बोल देते हैं। तो डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स में एक छोटा सा ही फर्क है, ठीक है। सिमिलैरिटी क्या है, पहले तो इसे समझ लेते हैं। सिमिलैरिटी ये है कि भाई ये जो बेचारा मासूम इंसान है, ठीक है, इसी की जेब पर इसका बर्डन पड़ता है टैक्स का, चाहे डायरेक्ट टैक्स हो चाहे इनडायरेक्ट टैक्स हो, अल्टीमेट कंज्यूमर या फिर पर्सन अर्निंग इनकम, इसी पर इसका भार पड़ता है, ठीक है। फर्क क्या है कि भाई, अच्छा, दोनों में एक और सिमिलैरिटी है कि अल्टीमेटली जाता गवर्नमेंट के पास ही है पैसा, क्योंकि हमने देख ही लिया कि टैक्स पर सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट का अधिकार होता है। डिफरेंस क्या है कि भाई डायरेक्ट टैक्स में आप डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे कर देते हो, ठीक है, आपके और गवर्नमेंट के बीच में कोई नहीं आता। बट इनडायरेक्ट टैक्स में आप पहले किसी और को पे करते हो, फिर वो कोई और पर्सन गवर्नमेंट को पे करता है, तो इसलिए इसको इनडायरेक्ट टैक्स बोल देते हैं। सो सिंपल, ठीक है ना। तो हम अपने सिलेबस की शुरुआत, हमें पढ़ना इनकम टैक्स भी है, हमें पढ़ना जीएसटी भी है। हम अपने सिलेबस की शुरुआत करेंगे विद इनकम टैक्स। इनकम टैक्स कंप्लीट होगा, 60 नंबर पक्के करेंगे हम अपने, उसके बाद फिर हम जीएसटी शुरू करेंगे, ठीक है ना। वैसे कुछ भी शुरू कर सकते हैं, किसी का कोई लिंकेज नहीं है, इनकम टैक्स का जीएसटी से कोई लिंकेज नहीं होता, जीएसटी का इनकम टैक्स से कोई लिंकेज नहीं होता, 1% का भी लिंकेज नहीं है ज्यादा, ठीक है ना। तो शुरू कुछ भी कर सकते हैं, बट इनकम टैक्स ज्यादा बड़ा है, ज्यादा वास्ट है, जीएसटी कंपैरेटिवली काफी छोटा है। तो हम सोचते हैं कि भाई पहले इंपॉर्टेंट या ज्यादा बड़ी बड़ी चीजें कर लें, इसलिए इनकम टैक्स पहले करा दिया जाता है। आइए जी, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टैक्सेस आर देयर। तो हमने देख लिया, डायरेक्ट टैक्स होता है, इनडायरेक्ट टैक्स होता है। लायबिलिटी टू पे टैक्स, डायरेक्ट टैक्स में, इनकम टैक्स में किसकी होती है, पर्सन अर्निंग इनकम, इसकी होती है, ठीक है। एंड इनडायरेक्ट टैक्स में किसकी होती है, सप्लायर ऑफ गुड्स और सर्विसेज, जो सप्लायर ऑफ गुड्स और सर्विसेज है उसकी होती है। ये भी अभी हमने देखा, डोमिनोज फॉर एग्जांपल, डोमिनोज था इनडायरेक्ट टैक्स में। बर्डन ऑफ टैक्स किस पर आता है, यहाँ पे पर्सन अर्निंग इनकम, यहाँ पे अल्टीमेट कंज्यूमर, ठीक है। वो जो पतला सा ढांचा बनाता है एक इंसान का, मैंने अल्टीमेट बर्डन उसी पे आता है दोनों केसेस में। इसका एग्जांपल है इनकम टैक्स और इसका एग्जांपल है जीएसटी, कस्टम ड्यूटी। और भी होते हैं, ठीक है, और भी होते हैं, बट ज़्यादा हमें डिटेल में घुसे नहीं, क्योंकि हमें भाई सीए इंटरमीडिएट लेवल पे दो चीज़ पता होनी चाहिए कि डायरेक्ट टैक्स में हमें इनकम टैक्स पढ़ना है, इनडायरेक्ट टैक्स में हमें जीएसटी पढ़ना है। बाकी और जो है वो फाइनल लेवल पे आप लोग पढ़ लोगे। ये टाइप समझते हैं हम लोग, ये टाइप क्या कहना चाह रहे हैं, ये प्रोग्रेसिव और रिग्रेसिव, इसका क्या मतलब है, अब ध्यान समझना, ठीक है ना। अच्छा, प्रोग्रेसिव और रिग्रेसिव में थोड़ी देर में कराता हूं, अभी आपको समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, इसको मैं अभी और 10 मिनट में कराता हूं आपको। अब देखिए, ये रिग्रेसिव टैक्स प्रोग्रेसिव टैक्स के एग्जांपल्स हैं, ठीक है, इनको अभी थोड़ा साइड रखते हैं, अभी कराएंगे उनको। तो भाई कोई भी लॉ कैसे जन्म लेता है, कोई भी लॉ कैसे जन्म लेता है, किसी भी लॉ का जन्म कैसे होता है, तो सबसे पहले तो एक बिल बनाया जाता है। बिल एक पेपर होता है, पेपर पे सब कुछ लिखा होता है, ठीक है। उस बिल को प्रेजेंट किया जाता है इन लोकसभा, उस बिल को प्रेजेंट किया जाता है इन राज्यसभा, और जब दोनों ही हाउसेस से उस बिल को एक्सेप्टेंस मिल जाती है, तो फिर वो एक एक्ट बन जाता है। और एक्ट यानी कि लॉ, ठीक है, एक्ट यानी कि लॉ। बिल को हम कभी भी लॉ नहीं बोलते हैं, बिल को हम कभी भी लॉ नहीं बोलते, एक्ट को हम लॉ बोलते हैं, ठीक है ना। कंपनीज एक्ट पढ़ते हो, इनकम टैक्स एक्ट पढ़ते हो, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ते हो, तो जितने भी लॉ हैं हर एक में एक्ट वर्ड लगा हुआ है, बिल कहीं नहीं लगा हुआ, ठीक है ना। बिल तो एक ड्राफ्ट होता है जिसमें एक्ट की चीज, जो जो एक्ट बनने वाला है, ठीक है, उनकी चीजें लिखी होती हैं। बिल में कुछ मॉडिफिकेशंस भी हो सकती हैं, जब ये लोकसभा और राज्यसभा में जाएगा तो हो सकता है ये बोल दे कि नहीं इसमें से ये हटाओ, इसमें ये ऐड ऑन करो, तो उन सब चीज़ों को कंसिडर करने के बाद, मॉडिफिकेशंस के बाद जब पास हो जाता है तब वो एक एक्ट बन जाता है। अब हमें पता ही है कि भाई हर साल 1 फरवरी को
वो आता है फाइनेंस बजट आता है, हमने सुना हुआ है फाइनेंस बजट। जो ये फाइनेंस बजट आता है इसमें जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, ठीक है, अभी जैसे निर्मला सीतारमन जी ने, वो एक पेपर था उनके हाथ में, उसको पढ़ रही थी। वो पेपर क्या था? वो था बिल। क्या था वो? फाइनेंस बिल। क्या था वो? फाइनेंस बिल। फिर क्या हुआ? वो बिल पड़ा। अब क्या हो रहा है? अभी आजकल क्या चल रहा है उसका डिस्कशन चल रहा है लोकसभा में, राज्यसभा में। और कुछ टाइम बाद जब दोनों ही हाउसेस उसको एक्सेप्टेंस दे देंगे तो वो क्या बन जाएगा? वो एक्ट बन जाएगा। इसको एक्ट बनने में, इस बिल को, ये जो फाइनेंस बिल आता है, इसको एक्ट बनने में 3 से 4 महीने लग जाते हैं। ठीक है, इस बीच में बहुत सारी बातें होती हैं, चीज़ें चेंज भी होती हैं। ठीक है, और फिर फाइनली ये एक्ट बनता है। अब आप लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन आता है, ठीक है ना, आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आता है कि सर हमारे एग्जाम जो होते हैं, सीए इंटरमीडिएट और सीए फाइनल के जो एग्जाम होते हैं, इसमें भी तो ये फाइनेंस एक्ट जो आता है, फाइनेंस बिल ये जो पास होता है फिर एक्ट बनता है, ये एप्लीकेबल होता होगा क्योंकि इस टैक्सेशन से रिलेटेड है। हाँ जी, बिल्कुल एप्लीकेबल होगा, वो तो बिल्कुल एप्लीकेबल होगा। तो किस तरीके से एप्लीकेबल होता है? जैसे कि सर पिछले साल बजट 2020 आया था फरवरी में, वो कुछ टाइम बाद क्या बन गया? फाइनेंस एक्ट बन गया। कितना टाइम लग गया? 3 से 4 महीने लग गए। ठीक है ना, बजट 2020 आया था 1 फरवरी को, फिर 3 से 4 महीने में वो फाइनेंस एक्ट 2020 बन गया। कब आया था? पिछले साल, हम 2020 की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, तो सर ये किस ईयर के लिए एप्लीकेबल होता है? तो पहली बात तो समझेंगे हम कि ईयर 2021 के लिए एप्लीकेबल होता है। ईयर 2021 के लिए एप्लीकेबल होता है, यानी अभी जो 31 मार्च 2021 खत्म हुई है, उस ईयर की जब भी लोग रिटर्न भरेंगे तो किसके हिसाब से भरेंगे? फाइनेंस एक्ट 2020 के हिसाब से भरेंगे। हमारे कोर्स में हम सीए कर रहे हैं, हम सीएमए कर रहे हैं, सीए इंटरमीडिएट, सीएमए इंटरमीडिएट या फाइनल कर रहे हैं, तो हमारे कोर्स में फाइनेंस एक्ट 2020 कब आएगा? पहली बार तो आता है मई और नवंबर 2021 में। यानी कि आप बोल सकते हो कि हम 1 साल लेट चलते हैं, हम 1 साल जो है वो लेट चलते हैं। जो एक्ट पिछले साल आया था 2020 में, वो एप्लीकेबल होता है अगले साल, यानी 2021 में। तो अभी हम लोगों के जो एग्जाम्स हैं वो अभी मई 2021 का अटेम्प्ट आएगा, फिर नवंबर 2021 का अटेम्प्ट आएगा। तो इन दोनों ही अटेम्प्ट में हमें क्या पढ़ना होगा? हमें पढ़ना होगा इनकम टैक्स एक्ट अलॉन्ग विथ फाइनेंस एक्ट 2020, इनकम टैक्स एक्ट 1961 अलॉन्ग विथ फाइनेंस एक्ट 2020, ये हमें पढ़ना होगा, ये हमारा टारगेट है। अब इस साल भी अभी 1 फरवरी को बिल आया था, ठीक है, निर्मला सीतारमन जी ने वो स्पीच दी थी, न्यूज़ में चलता रहता है वो कुछ दिनों तक। अब वो एक्ट बन जाएगा कुछ टाइम में। अब ये एक्ट जो भी बन जाएगा कुछ टाइम में, ये कब आपके एग्जाम्स में एप्लीकेबल होगा? तो ये होगा अगले साल मई एंड नवंबर 2022 के एग्जाम्स में। ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए क्योंकि कई बार इन चीज़ों से रिलेटेड डाउट्स अराइज होते हैं। अब देखें, आगे बढ़ते हैं। हम लोग जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू शुरू करता हूं मैं आपके लिए। अगर मैं एक जर्नल एंट्री करूं, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट, और मैं पूछूं कि भाई ये जो मैंने एंट्री करी है इसका मतलब क्या है, तो आप बोलोगे कि सर हमने परचेजेस की हैं एंड क्रेडिट परचेजेस की हैं, और किससे किए? राम से किए हैं। तो राम सर हमारा क्रेडिटर है और हमने परचेजेस किया तो हमने परचेज अकाउंट डेबिट कर दिया। अगर मैंने आपसे ये चीज़ पूछी, आपने बता दी, तो इसका रीज़न क्या है? कि आपने अकाउंट्स पढ़ी है इसलिए आपको पता है। अब कोई पर्सन जिसने अकाउंट्स नहीं पढ़ी और उसके सामने मैं ये चीज़ लिख दूँ और बोलो कि इसे इंटरप्रेट करके बताओ कि क्या हो रहा है, तो 100% श्योरिटी के वो नहीं बता सकता कि क्या हो रहा है, कि क्या चीज़ है। वो यही नहीं समझ पाएगा कि ये लिखा किस फॉर्मेट में है, यहाँ पे गैप क्यों दिया है, ये टू क्यों लगाया है, ये डीआर क्या होता है, डॉक्टर होता है क्या। ठीक है, उसके दिमाग में बहुत चीज़ आएंगी, उसे लगेगा कि ये एसी क्यों लिखा है, एसी। ठीक है ना, तो उसको बहुत सारी चीज़ आएंगी। उसे सिर्फ ये समझ आएगा कि कुछ परचेज के बारे में बात हो रही है और कोई राम कोई पर्सन होगा उसके बारे में बात हो रही है, इसके अलावा उसे कुछ समझ नहीं आएगा। तो अगर हम इस चीज़ को समझ पा रहे हैं तो उसका रीज़न है कि अकाउंट्स हमें आती है, हमें उसकी बेसिक्स क्लियर है, हमें अकाउंटिंग जो एक लैंग्वेज है उसको रीड करना आता है। अकाउंटिंग इज अ लैंग्वेज जो हम रीड कर सकते हैं, इसलिए हमने इस चीज़ को डिकोड कर लिया कि क्या लिखा है। इसी तरीके से अब हम इनकम टैक्स पढ़ेंगे आने वाले लेक्चर्स में, तो कुछ ऐसे वर्ड्स आएंगे, कुछ ऐसे टर्म्स आएंगे जो आपको पढ़ के लगेगा कि ये है क्या, समझ नहीं आ रहा। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि पहले उन कुछ बेसिक चीज़ों को समझें,
जो हमें हेल्प करें इस लॉ को समझने में, क्योंकि अगर वही नहीं पढ़ा तो ये वही हाल हो जाएगा जो एंट्री पढ़कर एक साइंस वाला बच्चा बोलेगा कि क्या लिखा है ये, ठीक है ना। तो हमें ऐसा नहीं करना, तो हम कुछ बेसिक चीज़ों की बातें करेंगे। और सबसे पहली बेसिक चीज़ है डिफरेंस बिटवीन अ कैलेंडर ईयर एंड अ फाइनेंशियल ईयर। हालांकि ये काफ़ी बच्चों को पता होता है, अगर उनने कॉमर्स ऑप्ट करी थी 11th क्लास में तभी उनको पता चल जाता है, और अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हो तब भी काफ़ी बच्चों को ये चीज़ पता होती है कि एक फाइनेंशियल ईयर और एक कैलेंडर ईयर में क्या फ़र्क होता है। बट स्टिल हम इसको फिर कंसिडर करेंगे क्योंकि मुझे कुछ बताना है। तो अगर हम बात करें कैलेंडर ईयर की और हम बात करें फाइनेंशियल ईयर की, तो कैलेंडर ईयर हमें पता है कि सर 1 जनवरी को शुरू होता है। और अगर अभी हम बात करें तो अभी कौन सा कैलेंडर ईयर चल रहा है, 2021, ठीक है जी। कब शुरू हुआ था ये कैलेंडर ईयर, कब शुरू होता है 1 जनवरी 2021 को, कब खत्म होगा 31 दिसंबर 2021 को। अगर हमारी आज मम्मी पूछ ले बुला करके कि बेटा जरा इधर आओ, बताओ कौन सा साल चल रहा है, मुझे याद नहीं आ रहा, तो हम बोलेगी कि अरे मम्मी कैसी बात कर रहे हो, 2021 चल रहा है। हम बोलेंगे अच्छा अच्छा अच्छा, वो याद दिला दिया, मैं भूल गई थी। इसी तरीके से अगर आप अभी इंटरमीडिएट ग्रुप क्लियर करके एक ट्रेनिंग करते हैं, 3 साल की ट्रेनिंग होती है आप लोगों की सीए के अंडर, तो सीए ने आपको बुलाया कि अरे इधर आओ जरा बताना कौन सा साल चल रहा है, तो आप उसको कभी भी कैलेंडर ईयर नहीं बताएंगे, उसको ये नहीं जानना क्योंकि उसके मतलब की चीज नहीं है कैलेंडर ईयर, उसको आप बताएंगे फाइनेंशियल ईयर। तो अगर आज आज कोई आपसे पूछे कि भाई कौन सा साल चल रहा है, तो हमें पता है कि सर अप्रैल शुरू हो चुका है, तो हम बोलेंगे कि अभी जो साल चल रहा है वो है 21-22। तो आपका सीए पूछता है तो आप बोलोगे कि सर 2021-22 चल रहा है, 2021-22 चल रहा है, 2020 2021-22 चल रहा है। तो दोनों के लिखने में भी फर्क है, ठीक है, और दोनों के बोलने में भी फर्क है। यहाँ पे बोला जाता है कि 2021 चल रहा है और यहाँ पे बोला जाता है 21-22 चल रहा है। अब ये चीज हमने क्यों समझी, देखिए जी, हम शुरुआत करने वाले हैं विथ इनकम टैक्स। मैंने बताया कि हम इनकम टैक्स से शुरुआत करेंगे। इनकम टैक्स जो लॉ है इसके दो मेन ऑब्जेक्टिव हैं। पहला ऑब्जेक्टिव, हाउ टू कैलकुलेट पर्सन्स इनकम, किसी भी पर्सन की इनकम कैसे कैलकुलेट करनी है। और दूसरा काम, हाउ टू कैलकुलेट टैक्स ऑन दैट इनकम। हमारे जो लेक्चर्स लगने वाले हैं ना इनकम टैक्स को पढ़ने के लिए, यानी अपने 60 नंबर को कवर करने के लिए, उसमें 99% टाइम हमारा इसमें जाएगा हाउ टू कैलकुलेट पर्सन इनकम में, और 1% एफर्ट्स हमारे इसमें जाएंगे हाउ टू कैलकुलेट टैक्स में। यानी हाउ टू कैलकुलेट टैक्स ज्यादा से ज्यादा 2 क्लासेस की बात है, आज की क्लास और अगली क्लास। इसमें आप सीख जाओगे कि सर टैक्स कैसे कैलकुलेट किया जाता है। इनफैक्ट अगर आज की क्लास थोड़ी लंबी खींच दी तो आज ही सीख जाओगे कि सर टैक्स कैसे कैलकुलेट किया जाता है। और कोई भी पर्सन, इंडिया में बैठा हुआ कोई भी पर्सन अगर आपको अपनी इनकम बता दे, आप उसका टैक्स निकाल सकते हो हार्डली विद इन अ मिनट, ठीक है ना। इतना ईजी होता है कैलकुलेट टैक्स करना। थोड़ी चीजें होती हैं समझने वाली, ज्यादा कुछ नहीं होता, बट जो मेन चीज है वो है कि पर्सन की इनकम कैसे निकाली जाए। जैसे ही दिमाग में क्वेश्चन आता है कि सर पर्सन की इनकम निकालनी है क्योंकि हमें उस पर टैक्स पे करना है, तो सर पर्सन की इनकम निकाले, कितने ड्यूरेशन की निकालें। उस पर्सन से 1 महीने की इनकम पे टैक्स लिया जाता है, 5 महीने की इनकम पे टैक्स लिया जाता है, 6 महीने की इनकम पे टैक्स लिया जाता है, 1 साल की इनकम पे टैक्स लिया जाता है, 2 साल की इनकम पे टैक्स लिया जाता है, या कोई और पीरियड। हमें नहीं पता सर कि हमें इनकम टैक्स पे करना है तो हमें कितने टाइम, कितने ड्यूरेशन, कितने साल की इनकम पे करना है। तो इसका आंसर है कि इनकम टैक्स इज पेड फॉर द इनकम विच इज अर्नड ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर। यानी आप जो भी इनकम अर्न कर रहे हो 1/4 से लेके 31 मार्च के बीच में, इस इनकम पे आपको इनकम टैक्स पे करना होता है। यानी कि हमें जब इनकम कैलकुलेट करनी होगी किसी भी पर्सन की, तो हम किस ईयर की करेंगे, फाइनेंशियल ईयर की करेंगे, ना कि कैलेंडर ईयर की। इसलिए हमें जानना जरूरी था कि इनकम कैलकुलेशन पर्सन की होती है फॉर अ फाइनेंशियल ईयर एंड नॉट फॉर अ कैलेंडर ईयर, ठीक है ना। दूसरी चीज, इनकम टैक्स
बच्चों को कई बार सवाल आता है कि सर हम इनकम टैक्स पढ़ तो रहे हैं, बट सर ये बताइए कि सर ये जो सब्जेक्ट है इनकम टैक्स हम पढ़ रहे हैं, ये प्रैक्टिकल है या थ्योरी है, या थ्योरी है। ठीक है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, थ्योरी सब्जेक्ट है। अगर मैं बोलूँ कि अकाउंट्स कैसा है तो आप बोलोगे सर प्रैक्टिकल। मैं बोलूंगा कॉस्टिंग कैसा है तो आप बोलोगे सर प्रैक्टिकल। बोलूंगा लॉ कैसा है आप बोलोगे सर थ्योरी। मैं पूछूंगा कि भाई इनकम टैक्स कैसा होगा तो आप थोड़े कंफ्यूज हो सकते हो। कंफ्यूज क्यों हो गए कि सर देखो इनकम अगर किसी पर्सन की निकालनी है, टैक्स निकालना है, तो सर हम तो नंबर से डील कर रहे हैं, हम नंबर की कैलकुलेशन कर रहे हैं, हम फॉर्मेट्स बनाएंगे उसमें नंबर्स पुट करेंगे जस्ट लाइक अकाउंट्स। तो सर ये तो प्रैक्टिकल हुआ। फिर मैं आपको बोलूंगा कि हम पढ़ क्या रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं इनकम टैक्स एक्ट 1961 एक्ट पढ़ रहे हैं, यानी कि हम क्या पढ़ रहे हैं, एक लॉ पढ़ रहे हैं। लॉ क्या होता है, लॉ तो थ्योरी सब्जेक्ट होता है। तो भाई जो टैक्स है वो थोड़ा हाइब्रिड कॉम्बिनेशन है। टैक्स पढ़ना हमको थ्योरी है, जब आप बुक देखेंगे मेरी उसके अंदर थ्योरी ही थ्योरी लिखी है, थ्योरी ही थ्योरी लिखी है, जो नोट्स में पूरे थ्योरी है। बट जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो वो क्या आता है, प्रैक्टिकल। मेजॉरिटी क्वेश्चंस प्रैक्टिकल होते हैं, कुछ कुछ थ्योरी बेस्ड भी होते हैं, कुछ कुछ देखो थ्योरी तो अकाउंट्स में भी होती है। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग पूछा जा सकता है, एक थ्योरी क्वेश्चन है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ऑपरेटिंग एक्टिविटी फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन बैंक अकाउंट कैश अकाउंट, तो ये भी थ्योरी है। ठीक है ना, तो थ्योरी भी आती है टैक्स के अंदर, बट मेन जो है वो है प्रैक्टिकल, हमें इनकम कैलकुलेट करनी है। तो हम बोल सकते हैं कि सर टैक्स जो है ना वो पढ़ने में तो थ्योरी है, बट उसकी अप्रोच बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल है। ठीक है, तो टैक्स जो है वो दोनों टाइप का सब्जेक्ट है, थ्योरी एज वेल एज प्रैक्टिकल। अब क्योंकि ये एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट भी है तो भाई प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। और कोई भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन, ध्यान से सुनना मेरी बात, कोई भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जिसके अंदर प्रीवियस ईयर या फिर असेसमेंट ईयर इन दोनों में से कोई एक वर्ड ना हो, कोई एक वर्ड ना हो, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं हो सकता। इन शॉर्ट हर एक क्वेश्चन में, हर एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन में ऑफ इनकम टैक्स या तो प्रीवियस ईयर वर्ड लिखा होगा या फिर असेसमेंट ईयर वर्ड लिखा होगा, इन दोनों में से कोई एक तो पक्का होगा। मैं ये नहीं बोल रहा कि दोनों होंगे, कोई एक पक्का होगा। तो सोच लो कि इन दोनों के बारे में जानना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे क्वेश्चन जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है पूरा का पूरा इसी पे डिपेंडेंट है भाई। ठीक है, हमें समझ ही नहीं आया कि भाई क्या है ये, तो हम क्वेश्चन ही गलत कराएंगे। ठीक है ना, तो अब ध्यान से समझेंगे हम लोग, ध्यान समझेंगे। ठीक है, ये है मिस्टर ए। ठीक है, मिस्टर ए, लेट से इनकी हॉबी है, इनकी हॉबी है, लेट से ने कोई बिजनेस शुरू करा। ठीक है, 1/4/2021 को इन्होंने एक बिजनेस शुरू किया। साल कब खत्म होगा, 31/3/2022 को। फिर इसी दिन एक अगला साल शुरू हो जाएगा, इसी डेट पर एक अगला साल, 12 बजे के बाद अगला साल शुरू हो गया, 22-23, 21-22-22-23। ठीक है ना, मिस्टर ए ने एक बिजनेस शुरू किया। ठीक है, और बढ़िया बिजनेस शुरू किया और पहले साल में मस्त प्रॉफिट अर्न किया, 10 लाख रुपीज। नया नया बिजनेस है, पहले साल के हिसाब से 10 लाख रुपए अच्छे प्रॉफिट्स हैं। ये नहीं बोलेंगे बहुत कम है, ये नहीं बोलेंगे बहुत ज्यादा, अच्छे हैं। 10 लाख रुपए अर्न किए मिस्टर ए ने पहले साल। अब सुनो, लेट से मिस्टर ए मुझको जानते हैं और मैं मिस्टर ए को जानता हूं। मैं ड्यूरिंग अ ईयर बीच में कहीं मिस्टर ए के पास पहुंच गया, सितंबर के महीने में मिस्टर ए के पास पहुंच गया, सितंबर अक्टूबर के महीने में मिस्टर ए के पास पहुंच गया, और मैंने बोला मिस्टर ए को कि भाई बताओ कि आपने पहले साल में कितना अर्न कर लिया, ये जो पहला साल है आपका इसमें आपने कितना अर्न कर लिया। ठीक है, मैं भी तो जानू आपने बिजनेस किया है, कैसा कर रहे हो परफॉर्म। ठीक है ना, तो मिस्टर ए मुझे बोलेंगे कि भाई मयंक जी कैसी बातें कर रहे हो, अजीब सी बातें क्यों कर रहे हो। अब बीच में मेरे पास आ गए हो और मुझसे पूछ रहे हो कि भाई मैंने पूरे साल में कितना अर्न किया। अगर आप इस डेट पर मेरे पास आए हो और आप मुझसे ये पूछो कि आपने इस ड्यूरेशन में कितना अर्न कर लिया, तो मैं बता भी पाऊं। जो टाइम अभी बीता ही नहीं, जो टाइम अभी आया ही नहीं, जो फ्यूचर है, जो फ्यूचर है उसकी इनकम मैं आपको कैसे बता दूंगा। तो या तो आप मुझसे क्वेश्चन ठीक पूछो कि आपने जब से बिजनेस शुरू किया तब से लेके अब तक, यानी इस साल में अब तक कितना अर्न कर लिया, तो मैं आपको बता भी पाऊं। बट अगर आप मुझसे पूछते हो कि आपने 1/4 से लेके 31/3 तक कितना अर्न कर लिया, तो मैं नहीं बता सकता, मेरे बस की नहीं है, मैं कुछ भी कर लूं नहीं बता सकता, मैंने कोई फ्यूचर थोड़ी ना देखा है।
तो मैं अरे अरे सॉरी सॉरी मुझे नहीं पता था कि मैं बीच में आ गया हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी चीज को आप लेके चलना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से, मतलब आप बन जाओ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बीच में आ गया और आपसे पूछने लगा कि भाई कितना अर्न कर लिया, लाओ जी टैक्स लाओ, तो आप क्या बोलोगे कि भाई डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट तुम गलत टाइम पे आए हो, साल तो खत्म होने दो, तब तो हम बता पाएंगे हमने कितना अर्न किया, और फिर हमसे टैक्स भी ले लेना। अब तुम बीच में आ गए और बोल रहे हो इस साल कितना अर्न किया है और बोल रहे हो कि टैक्स दे दो, तुम भाई इस साल तो अभी टाइम ही खत्म नहीं हो, तो साल ही खत्म नहीं हुआ, हम कैसे बता दें हमने कितना अर्न किया, और टैक्स भी कैलकुलेट कैसे कर लें जब इनकम कैलकुलेट नहीं कर सकते साल की, इस डेट पर मैं इस पूरे साल की इनकम कैलकुलेट नहीं कर सकता, तो इस साल का टैक्स भी कैलकुलेट नहीं कर सकता, क्योंकि पहले इनकम कैलकुलेट होती है, फिर टैक्स कैलकुलेट होता है, और फिर वो पे होता है। तो हमें एक चीज समझ आ गई कि भाई अगर किसी भी ईयर की मुझे इनकम निकालनी है, तो मैं उस इनकम को उस साल के खत्म होने के बाद ही निकाल सकता हूं। यानी कि ये जो ईयर है, ये वाला ईयर 22-23, ये ईयर में मैं क्या करूंगा सर, इस ईयर में हम अपनी इनकम को असेस करेंगे। एसेस यानी कि कंप्यूट, कंप्यूट या एसेस एक ही चीज हो गई, कंप्यूट कैलकुलेट एसेस एक ही बात होती है, ठीक है। कैलकुलेट वर्ड हम यूज करते हैं अकाउंट्स में, कॉस्टिंग में, बट एसेस वर्ड यूज हम करते हैं टैक्स के अंदर, ठीक है ना, क्योंकि टैक्स पढ़ रहे हैं, एक अलग लॉ पढ़ रहे हैं, तो वर्ड भी थोड़े अलग हो जाएंगे, बात एक ही होती है। और इस ईयर हम क्या करेंगे, अपना टैक्स पे करेंगे, टैक्स पे करेंगे। तो इस वाले ईयर में हम क्या कर रहे हैं, अपनी इनकम को असेस कर रहे हैं, तो इस वाले ईयर को हम बोलते हैं असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर, जब भी ए वाई लिखा होगा ना टैक्स के अंदर, तो समझ जाना ए वाई का मतलब है असेसमेंट ईयर। और असेसमेंट ईयर के अंदर हम जो इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं, ये किस ईयर की कैलकुलेट कर रहे हैं सर, प्रीवियस ईयर की। अगर इस ईयर में मैं कुछ कैलकुलेट कर रहा हूं, कोई इनकम कैलकुलेट कर रहा हूं, तो कौन सी ईयर की इनकम को कर रहा हूं, इस ईयर की इनकम को। ये क्या है, ये प्रीवियस ईयर है। तो स्टार्टिंग में तो जब सर हमने देखा था कि प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर वर्ड लिखा हुआ है, तो हमें समझ आ रहा था कि सर प्रीवियस ईयर यानी कि प्रीवियस यानी कि पिछला पिछला साल। तो सर जो रात गई बात गई वाली सीन हो गया है, तो कि पिछला साल है, किसी काम का होगा ही नहीं है, तो फालतू चीज होगी। असेसमेंट ईयर होता होगा सर कुछ जो होता होगा, हमें पता तो नहीं असेसमेंट ईयर क्या होता है, लेकिन जो होता होगा असेसमेंट ईयर होता होगा कि प्रीवियस ईयर तो पिछला साल है, वो तो गई रात गई बात गई वाली सीन है। बट जब हमने इस चीज को समझा, तो हमें पता चला कि हमारे टैक्स में इंपॉर्टेंट काम क्या है, हाउ टू कैलकुलेट, हमें दो ही काम तो करना है, हाउ टू कैलकुलेट पर्सन इनकम एंड हाउ टू कैलकुलेट टैक्स। ये जो हम पर्सन की इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं, किस ईयर की कैलकुलेट कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर की कैलकुलेट कर रहे हैं। तो भाई जो इंपॉर्टेंट है वो प्रीवियस ईयर है। हम जब भी इनकम कैलकुलेट करेंगे, तो कभी भी असेसमेंट ईयर की करेंगे कि आंसर इज नो, हम हमेशा प्रीवियस ईयर की इनकम कैलकुलेट करेंगे। असेसमेंट ईयर की इनकम कैलकुलेट की ही नहीं जा सकती, क्योंकि असेसमेंट ईयर जब खत्म होगा उसके बाद हम उसकी इनकम कैलकुलेट कर सकते हैं, और जब असेसमेंट ईयर कंप्लीट होगा और अगला साल शुरू होगा, और अगले साल में जब हम इनकम कैलकुलेट कर रहे होंगे, तो अभी ये वाला असेसमेंट ईयर समझो, ध्यान समझना, अभी असेसमेंट ईयर है ये वाला, ये जैसे ही खत्म होगा और ये वाला साल शुरू होगा, तो ये असेसमेंट ईयर से प्रीवियस ईयर बन जाएगा और असेसमेंट ईयर बन जाएगा, ठीक है। तब जाके हम इसकी इनकम कैलकुलेट कर पाएंगे, बट कर कब रहे होंगे, असेसमेंट ईयर के अंदर कर रहे होंगे। तो सिंपल सी बात यह है कि असेसमेंट ईयर के अंदर इनकम कैलकुलेट की जाती है, टैक्स पे किए जाते हैं, बट प्रीवियस ईयर की इनकम कैलकुलेट की जाएगी और उसी इनकम पे टैक्स पे किया जाएगा। तो जो इंपॉर्टेंट है वो है प्रीवियस ईयर, ना कि असेसमेंट ईयर। और कुछ चीजें समझना, प्रीवियस ईयर जो है इट ऑलवेज कम्स बिफोर असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर ऑलवेज कम्स बिफोर असेसमेंट ईयर, या हम बोल सकते हैं कि असेसमेंट ईयर ऑलवेज कम्स आफ्टर प्रीवियस ईयर, ठीक है। असेसमेंट ईयर ऑलवेज कम्स आफ्टर प्रीवियस ईयर। और हम बोल सकते हैं जैसे आपने सुना होगा ना, क्यों की सास भी कभी बहू थी, बिल्कुल सेम तरीके से हम बोल सकते हैं, क्योंकि क्या बोल सकते हैं, प्रीवियस ईयर भी कभी असेसमेंट ईयर था, प्रीवियस ईयर भी कभी असेसमेंट ईयर था। कैसे बोल सकते हैं सर, सिंपल सी बात है ये तो, अगर ये मेरे चार अलग अलग ईयर्स हैं, ठीक है, अगर मुझे इस ईयर की इनकम कैलकुलेट करनी है, तो मैं कब करूंगा, इस ईयर में करूंगा, ये क्या होगा, असेसमेंट ईयर होगा, और ये क्या होगा, ये प्रीवियस ईयर होगा, ठीक है। अब जैसे ही ये वाला साल कंप्लीट होगा, ये वाला साल कंप्लीट होगा, मैं इस ईयर में आ जाऊंगा,
तो इस ईयर में जब मैं कैलकुलेट करूंगा तो किस ईयर की इनकम करूंगा, इस ईयर की करूंगा, तो ईयर क्या बन जाएगा, प्रीवियस ईयर बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, असेसमेंट ईयर बन जाएगा। तो हम बोल सकते हैं ना कि भाई असेसमेंट ईयर भी कभी प्रीवियस ईयर था, या प्रीवियस ईयर भी कभी असेसमेंट ईयर था, बोल सकते हैं। ठीक है ना, इसी तरीके से ये चलता रहेगा, आगे आगे कंटिन्यू होता रहेगा। ठीक है ना, जो अभी असेसमेंट ईयर है वो अगले साल प्रीवियस ईयर बन जाएगा और असेसमेंट ईयर चेंज हो जाएगा। ठीक है ना, जो कभी प्रीवियस ईयर था वो कभी असेसमेंट ईयर भी रहा होगा। ठीक है, जब उससे पिछले साल की इनकम निकालनी होगी, एंड सो ऑन। तो इस पूरे प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर का जो डिफरेंस था वो सिर्फ इतना था कि असेसमेंट ईयर वो ईयर है जब हम इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं, टैक्स पे कर रहे हैं, और जो हम इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं असेसमेंट ईयर में वो कौन सी ईयर की इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर की इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है ना, खत्म, कॉन्सेप्ट खत्म, छोटा सा, कुछ ज़्यादा नहीं है इसके अंदर। अच्छा, मैं ना आप लोगों को बुक्स भी दूंगा। ठीक है, बुक्स भी दूंगा। जो बुक्स हैं वो दो होंगी, एक होगी इनकम टैक्स की और एक होगी जीएसटी की। ठीक है ना, हम क्लास में इन्हीं बुक से पढ़ेंगे, और ये जो भी चीज़ें हैं हम लिख रहे हैं अभी, कर समझ रहे हैं, वो सारी की सारी बुक्स में लिखी हुई हैं। ठीक है, सब कुछ बुक्स में है गिवन। तो अगर आप चाहो तो लिख भी सकते हो इन चीज़ों को, और या फिर बुक से भी देख सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है, अब देखिए, अब जो हमारा टॉपिक आ रहा है, ध्यान समझना, ये तीसरी चीज़ है आज की जो हम समझ रहे हैं। ठीक है ना, इनकम टैक्स जब हमने शुरू किया तो देखो, पहले तुमने इंट्रोडक्शन देखा कि टैक्स क्या होता है। तुमने देखा टैक्स दो टाइप का होता है, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में इनकम टैक्स समझा, और इनडायरेक्ट टैक्स में जीएसटी समझा। उसके बाद हमने बोला कि भाई हमें शुरुआत करनी है सिलेबस की विद इनकम टैक्स। उसके बाद हमने दो चीज अब तक समझ चुके हैं कि सर, पहली कैलेंडर ईयर और फाइनेंशियल ईयर में क्या फर्क होता है, और दूसरी सर प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर में क्या फर्क होता है। तीसरी चीज हम समझने वाले हैं कि सर सोर्सेज ऑफ इनकम क्या होते हैं। ठीक है ना, सिंपल सा क्वेश्चन है मेरा आपसे कि भाई आपके घर में, आपके रिलेटिव्स में, आपके दोस्तों के यहाँ, आपके पड़ोसियों के यहाँ कहीं ना कहीं से तो इनकम आ रही है, तभी वो सरवाइव कर रहे हैं। तो मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि लोग जो इनकम अर्न कर रहे हैं उनका सोर्स क्या है। ठीक है, जैसे आपके पड़ोसी ने गाड़ी खरीदी बहुत बड़ी, अगर आपको नहीं पता वो कैसे कमाता, तब सोचोगे ना कि क्या करता है भाई, इतना पैसा कहाँ से आ रहा है इसके पास, ये गाड़ियां खरीदते रहता है। ठीक है ना, तो क्या सोर्स ऑफ इनकम है उनका, ये मैं जानना चाहता हूँ। तो देखो, हमारे दिमाग में क्या आता है कि सर या तो लोग सैलरी से अर्न करते हैं। ठीक है, जो जॉब करते हैं उनको तो सैलरी मिलती है। सर कुछ लोग होते हैं जो अपना बिजनेस चला रहे होते हैं, राशन की दुकान, ठीक है, कोई सैलून चला लिया, कुछ भी चला लिया, बिजनेस तो बहुत तरीके के हैं। ठीक है, कुछ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, कुछ प्रोडक्शन कर रहे हैं। ठीक है, सर कुछ लोग होते हैं जो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं। ठीक है, किस टाइप की सर्विसेज सर, लीगल सर्विसेज, प्रोफेशनल प्रोफेशनल सर्विसेज एक्सेट्रा। ठीक है, जैसे सीए के पास जाओगे वो आपको प्रोफेशनल सर्विसेज देगा, एडवोकेट के पास जाओगे लीगल सर्विसेज देगा, डॉक्टर के पास जाओगे वो आपको ट्रीटमेंट देगा। ठीक है, कि भाई बीमार हो कोई नहीं, ठीक कर देते हैं, वो भी सर्विसेज हैं। तो लोग ऐसे भी कमा रहे हैं, जो प्रैक्टिसिंग लॉयर्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, डॉक्टर्स हैं, वो सब सर्विसेज देकर कमा रहे हैं। उनको हम ये नहीं बोलते कि आप बिजनेस कर रहे हो। ठीक है, वो प्रोफेशनल्स हैं, उनके लिए बिजनेस वर्ड यूज़ नहीं किया जाता। और लोग कैसे कमा रहे हैं सर, हमने देखा है कि कुछ लोग क्या करते हैं, इनकम, रेंटल इनकम अर्न करते हैं, रेंटल इनकम। ठीक है, रेंटल इनकम आती है बहुत लोगों के पास, रेंटल इनकम आती है, लोग रेंट से भी कमाते हैं। ठीक है, और सर लोग कई बार इंटरेस्ट इनकम आती है। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट, सेविंग्स अकाउंट। सेविंग्स अकाउंट तो सभी का होता है, इसमें भी इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, बहुत लोग सर कुछ खरीद बेच कर कमाते हैं, जैसे कि सर शेयर्स खरीद लिए। ठीक है, शेयर्स को बाय किया एंड सेल किया, कमा लिया। सर कुछ लोग प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, उसको बाय सेल करते हैं, सस्ते में खरीदा, जैसे ही महंगी हो गई सेल कर दिया, ऐसे भी कमा रहे हैं लोग। ठीक है ना, और सर इसके अलावा कैसे कमा रहे हैं लोग, कुछ लोगों की लॉटरी लग जाती है, कौन बनेगा करोड़पति में गए, वहां पे जीत गए। कुछ लोग गैम्बलिंग करते हैं, कुछ लोग बेटिंग करते हैं। आजकल ड्रीम 11, MPL, ये सारी ऐप्स आती हैं, यहाँ पे भी लोग जीत जाते हैं अच्छा अच्छा अमाउंट। ठीक है, जिनको आता है खेलना, उनको टीम्स बनानी होती हैं, ऐड आते रहते हैं, वहाँ पे जीत गए, तो ऐसे भी इनकम अर्न कर रहे हैं। और सर इसके अलावा लोग कैसे कमा रहे हैं भाई,
यही एक्सेट्रा लिख देता है, एक्सेट्रा लिख देता है। बहुत तरीके हैं, बहुत तरीके हैं कमाने के, एक दो तरीके नहीं, काफी तरीके हैं। अब इनकम टैक्स एक्ट ने बोला कि भाई लोगों के सोर्सेज जो हैं इनकम के, वो तो भाई हजारों हैं जो गिने नहीं जा सकते। बट जब एक पर्सन अपनी इनकम अर्न करता है, ठीक है, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो कितना कितना कमाया, कहां कहां से कमाया, ये चीजें हमें डिस्क्लोज करे। तभी तो हम इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं। आईटी रिटर्न सुनना है, इनकम टैक्स रिटर्न लोग फाइल करते हैं, क्यों करते हैं? रिटर्न की स्पेलिंग कुछ, ठीक है, इनकम टैक्स रिटर्न क्यों फाइल करते हैं? क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट चाहता है जानना कि भाई कहां से कमा रहे हो, कितना कमा रहे हो, डिस्क्लोज करो, उस पर टैक्स फिर निकालो, तो हम देख पाएंगे कि तुमने टैक्स ठीक निकाला है नहीं निकाला, फिर हमें टैक्स पे करो। तो हम जानना चाहते हैं भाई कितना कमाया, कहाँ से कमाया। तो भाई जब इनकम टैक्स रिटर्न हम फाइल करते हैं तो उसका एक फॉर्मेट होता है, किसी भी चीज़ का फॉर्मेट होता है। ये थोड़ी ना कि भाई लिख दिया टाइप करके, वर्ड 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 खोला, उस पर टाइप कर दिया इतना इतना कमाया और अपलोड कर दिया, ऐसे थोड़ी ना होता है। एक प्रॉपर फॉर्म होता है। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट चाहता है कि भाई सोर्सेज ऑफ इनकम तो हज़ारों हैं, तो भाई अब हमारा जो फॉर्मेट है वो ऐसा तो है नहीं कि भाई उसमें हज़ारों चीज़ें डाली जा सकें, वो बहुत सोफिस्टिकेटेड सिंपल सा फॉर्मेट है। तो भाई हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि लोग है ना ये समझे कि हमने सभी सोर्सेज को सिर्फ 5 हेड में डिवाइड करना है। कितने हेड में? सिर्फ 5 हेड में। तो टैक्स डिपार्टमेंट क्या बोलते हैं कि जितने भी सोर्सेज हैं इनको हम 5 हेड में डिवाइड करना चाहते हैं, जैसे कि थोड़ा सिंपल लगे, सिंप्लिसिटी लगे, और इन्हीं 5 हेड में हमें दिख जाए कि आपने कितना कितना कमाया है। ठीक है, तो हेड्स के अंदर हम क्या करते हैं? सोर्सेज डाल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल समझने की कोशिश करेंगे हमने सबसे पहले कौन सी इनकम अर्न करी? सैलरी। तो हमने इसको कौन से हेड में डाल दिया? पहले हेड में डाल दिया, जो कि कौन सा था? सैलरी, सैलरी हेड। इसके अंदर हमने इसे शो कर दिया। अच्छा, हम दो जगह भी जॉब कर सकते हैं, एक नॉर्मल जॉब, एक पार्ट टाइम जॉब। तो दोनों ही इनकम कहाँ पे शो करेंगे? सैलरी में शो करेंगे। तो देखो सोर्स ऑफ इनकम दो है। अगर आप दो कंपनी में एम्प्लॉयड हो तो आपके दो सोर्स ऑफ इनकम है। आप बोलोगे कि भाई मेरे दो सोर्स ऑफ इनकम है, दो जगह से मुझे सैलरी मिलती है, बट हेड एक ही है, सैलरी हेड। इसी तरीके से आप बिजनेस करते हो या प्रोफेशनल सर्विसेज देते हो, ठीक है ना, बिजनेस करते हो, प्रोफेशनल सर्विसेज देते हो, तो आप कौन से हेड में आओगे? पीजीबीपी हेड में आओगे। पीजीबीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। ठीक है, तो प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, तो बहुत लंबा नाम हो जाता है, तो उसको शॉर्ट में हम पीजीबीपी बोल देते हैं। ठीक है ना, पीजीबीपी हेड। तो जो लोग इन दोनों जगह से कमा रहे हैं वो अपनी इनकम कहाँ शो करेंगे? पीजीबीपी हेड के अंदर शो करेंगे। इसी तरीके से कुछ लोग रेंटल इनकम कमा रहे हैं, ठीक है, रेंटल इनकम। अच्छा सुनो, रेंटल इनकम बहुत तरीके की हो सकती है, फ्रॉम इमूवेबल प्रॉपर्टी और फ्रॉम मूवेबल प्रॉपर्टी। जो इमूवेबल प्रॉपर्टी वाली है, जो इमूवेबल प्रॉपर्टी वाली है, वो ज्यादातर केसेस में यहाँ पे आती है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड में। ठीक है, तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड क्या कहता है कि भाई अगर आपको रेंटल इनकम मिलती है, कहाँ से? आपका घर, आपकी दुकान, आपकी फैक्ट्री, कुछ भी आपने रेंट पे उठा रखा है, उससे रेंट आपको आ रहा है, तो भाई उसको कहाँ शो करो? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड के अंदर शो करो। अगर आपको रेंट आ रहा है ऑन मशीन्स, आपने कुछ मशीन्स लेट आउट कर रखी है, कार लेट आउट कर रखी है, वहां से आपको रेंट आ रहा है, तो भाई वो रेंट या तो आपका बिजनेस है इसलिए आ रहा है, या फिर आपका बिजनेस नहीं है, तो फिर उसको आप अदर सोर्सेज में डाल दो, उसको आप अदर सोर्सेज में डाल दो। ठीक है, अच्छा अदर सोर्सेज की बात अभी हम थोड़ी देर में करते हैं। ठीक है, अभी दोबारा आऊंगा इस चीज पे। ठीक है, तब मैं आपको समझा दूंगा कि मूवेबल का क्या करना है। इसको अभी हम होल्ड पे डाल रहे हैं, होल्ड पे डाल रहे हैं। ठीक है, अब देखिए, इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट्स, रिकरिंग डिपॉजिट्स या सेविंग्स अकाउंट। ठीक है, ये जो चीज है, क्या ये हमारी सैलरी है? आंसर इज नो। क्या हमारी रेंटल इनकम है? आंसर इज नो। क्या हमारा बिजनेस या प्रोफेशन की इनकम है? आंसर इज नो। क्या हमने कुछ बाय एंड सेल किया है, उससे इनकम है? आंसर इज नो। तो भाई जो इनकम इन चारों हेड में नहीं आ पाती, तो क्या उस पर टैक्स नहीं दोगे? देना है, बिल्कुल देना है। टैक्स डिपार्टमेंट छोड़ेगा थोड़ी ना आपको, वो तो बोलेगा भाई पाई पाई पे टैक्स चाहिए मुझे। अगर कोई ऐसी इनकम है जो पहले 4 हेड में नहीं दिखा पा रहे आप, आपको लग रहा है कि इन चारों हेड के लिए वो रेलेवेंट नहीं है, तो भाई उसको आप इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में डाल दो। कोई भी इनकम जो पहले 4 हेड में आप शो नहीं कर सकते, उसको आप इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हेड में शो करो, बट हमें हर एक इनकम पे टैक्स चाहिए। आप ये मत बोलना कि भाई आपके हेड में फिट, कोई 5 हेड थे, 5 में फिट नहीं हुई इनकम, तो इसलिए मैं टैक्स नहीं दे रहा।
आप ये नहीं बोल सकते क्योंकि पहले 4 हेड में फिट नहीं हुई तो उसको 5वें हेड में डालना ही डालना है। आप ये नहीं बोलोगे कि भाई ये 5 हेड हैं इसमें फिट नहीं हो रही वो, क्योंकि पहले 4 में फिट नहीं हो रही है मैं समझ सकता हूँ, 5वां हेड तो बोलता ही है कि जो कहीं फिट नहीं हो रहा है चारों हेड में वो मेरे अंदर डाल दो। तो इसी तरीके से ये वाली जो इनकम है, ये वाली इनकम ये कहाँ आएगी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में आएगी। शेयर्स को हमने बाय एंड सेल किया। अब ध्यान से सुनना ये वाली बात भी, या तो मैं इन्वेस्टर हूं या मैं ट्रेडर हूं। इन्वेस्टर और ट्रेडर में फर्क क्या होता है, जो ट्रेडर्स इन शेयर होते हैं ना वो डेली बेसिस पे शेयर खरीदते बेचते रहते हैं, एक ही दिन में 10-10 ट्रांजैक्शन कर देते हैं। इनकी रोजी रोटी ही शेयर खरीदने बेचने से चलती है बेसिकली, यानी इनका बिजनेस ही शेयर्स को खरीदना बेचना है। आपने कभी सुना होगा कोई इंसान कि भाई क्या करते हो, भाई मैं तो शेयर्स खरीदता बेचता हूँ, इसी से कमाता हूँ, इसी से मेरा घर चल रहा है। तो उस बंदे का घर अगर शेयर्स खरीदने बेचने से चल रहा है, उसका डेली का काम है ये, तो वो ट्रेडर है। उसका बिजनेस क्या है, उसका बिजनेस है डीलिंग इन शेयर्स। तो इसलिए अगर एक ट्रेडर शेयर खरीदता बेचता है तो किस हेड में अपनी इनकम शो करेगा, पीजीबीपी हेड में। बट इन्वेस्टर कौन होता है, इन्वेस्टर वो है जिसका डेली बेसिस का काम नहीं है भाई शेयर खरीदना बेचना। जैसे मैं हूं, मैं शेयर खरीदता हूँ, कुछ टाइम होल्ड करता हूँ, कुछ महीने कुछ साल, और फिर बेच देता हूँ, मुझे लगता है कि अच्छा प्रॉफिट हो गया बेच दो। तो मेरी रोजी रोटी शेयर खरीदने बेचने से नहीं चल रही, तो मेरा कोई बिजनेस नहीं है शेयर खरीदना बेचना। अब अगर मैं शेयर्स खरीदता हूँ बेचता हूँ, उसे इनकम अर्न करता हूँ, तो मैं उसे पीजीबीपी हेड में तो डाल नहीं सकता, सैलरी हेड में डाल नहीं सकता, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड में डाल नहीं सकता। मैं कहाँ डालूंगा उसको, कैपिटल गेन्स हेड में डालूंगा। इसको हम कहते हैं कैपिटल गेन्स। तो ध्यान देना, अगर मैंने शेयर्स को बेचा इन कैपेसिटी ऑफ इन्वेस्टर तो कैपिटल गेन हेड लगा, बट इन कैपेसिटी ऑफ बिजनेस बेचा तो भाई पीजीबीपी हेड लगा। इसी तरीके से ध्यान से सुनना मेरी बात, ये जो मैंने होल्ड पे डाला था रेंटल इनकम फ्रॉम मूवेबल एसेट, 2 सिनेरियो समझना, 2 सिनेरियो आपको समझ आ जाएगा। आपके घर में लेट्स आपने कभी बिजनेस किया था अपना, ठीक है, और आपके घर में कोई मशीन पड़ी है, ठीक है ना, कोई मशीन पड़ी है। लेट्स आपके पास आपने कोई बेकरी का बिजनेस किया था, आपको केक्स बनाना अच्छा लगता है, आपने बेकरी का बिजनेस किया, फिर आपने कुछ टाइम किया, फिर आप बोर हो गए, आपने बोला नहीं मैं पढ़ाई कंटिन्यू करूंगा। तो भाई आपने एक माइक्रोवेव बहुत बड़ा सा ओवन खरीदा था, वो ओवन आपने फिर क्या किया, बड़ा सा ओवन था, आपने बोला अब तो बिजनेस बंद कर दिया भाई बेकरी का, तो आपने ले जाके उसे अपने घर में कोने में रख दिया। अब लेट से किसी दिन आपको कोई फ्रेंड आया, आपके घर विजिट किया, और उसने देखा कि आपके पास तो बहुत बड़ा ओवन पड़ा है। उसने बोला यार कि हम मैं भी बेकरी का ही बिजनेस कर रहा हूँ, ठीक है, और मैं सोच रहा था ओवन खरीदने की, तो तुम्हारे पास पड़ा हुआ है, तुम यूज़ करती हो क्या। तो उन्होंने बोला नहीं जी, आपने बोला नहीं मैं तो यूज़ नहीं करती भाई, ठीक है ना। तो आपने बोला यार मुझे ही दे दो इसको, रेंट ले लिया करना इसका कुछ महीने का, तुम यूज़ नहीं कर रहे तो मुझे ही दे दो, मैं यूज़ कर लूंगा इसको। अब ये भी तो आपको रेंटल इनकम मिल रही है। अब ये जो रेंटल इनकम है, क्या ये आपकी सैलरी है, आंसर इज नो। क्या आपकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है, आंसर इज नो। क्या आपका बिजनेस है मशीन्स को रेंट पे देना, या आपका प्रोफेशन है, आंसर इज नो। क्या आपने कुछ खरीदा बेचा है, आंसर इज नो। तो भाई इस इनकम को डाले तो कहाँ डालें, कहाँ डालेंगे भाई, कुछ बचा ही नहीं, तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में डालेंगे। वहीं कुछ लोग होते हैं जिनका काम ही होता है चीज़ों को रेंट पे देना। फॉर एग्जाम्पल होटल्स रूम्स को रेंट पे देते हैं, ओयो रूम्स हमने सुना होगा, ओयो रूम्स, ठीक है ना, बदनाम है बेचारे, वो भी रेंट पे ही देते हैं रूम्स को। कुछ लोग होते हैं कार्स को रेंट पे देते हैं, बहुत लोगों का काम होता है टैक्सी वैक्सी वाले जो होते हैं, ठीक है, टूर एंड ट्रैवल वाले, इनका काम होता है बसेस को कार्स को रेंट पे देना, ठीक है। तो इनकी जो ये रेंटल इनकम है ये तो इनका बिजनेस है, तो वो फिर कहाँ पे जाएगी, पीजीबीपी हेड में जाएगी। तो किसी भी इनकम को लेकर के कोई भी हेड बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है कि भाई इसी में आओ इसी में आओ। वो बोलता है कि भाई किस कैपेसिटी में अर्न कर रहे हो, जिस कैपेसिटी में अर्न कर रहे हो उसी कैपेसिटी में अकॉर्डिंगली उसी हेड में चले जाओ, उसी हेड में चले जाओ, ठीक है ना। तो ये चीज हमें जानना जरूरी है। तो हमारा ये भी क्लियर हो गया, प्रॉपर्टी को हमने बाय सेल किया, हमने घर था खरीदा, कुछ टाइम रखा, बेच दिया, तो किस हेड में डाले इस इनकम को, हम डालेंगे कैपिटल गेन हेड में। कहाँ डालेंगे, कैपिटल गेन हेड में। अगेन मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर मैं एक बिल्डर हूं और मेरा काम ही है फ्लैट्स खरीदना, उनको रेनोवेट करना, ठीक करवाना, बेच देना, तो भाई मेरा तो बिजनेस है। तो अगर मैं बाय एंड सेल कर रहा हूँ ऑफ प्रॉपर्टी तो मेरी पीजीबीपी हेड में आ जाएगा, अगर मैं एक बिल्डर हूँ। और मैं एक बिल्डर नहीं हूँ, ठीक है, तो फिर मेरे लिए वो कैपिटल गेन्स हेड में आ जाएगा। तो डिपेंड करता है कि आपने किस कैपेसिटी में अपनी प्रॉपर्टी, ज्वेलरी, शेयर्स, ये सारी चीजें बेची है। लोग ज्वेलरी भी बेचते हैं, खरीदी कुछ टाइम होल्ड करी बेच दी,
ठीक है ना। अब ज्वेलरी बेचने वाले ज्वेलर्स भी हो सकते हैं और हम लोग भी हो सकते हैं। अगर हम लोग बेचते हैं तो हमारे लिए क्या है, कैपिटल गेन। ज्वेलर बेचता है तो उसके लिए क्या है, पीजीबीपी इनकम। ठीक है ना। इसी तरीके से लॉटरी, गैम्बलिंग, बैटिंग, ये तो ऑब्वियस सी बात है सर, पहले 4 हेड में फॉल ही नहीं कर सकता। ना ही ये सैलरी है, ना ये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है, ना ही कैपिटल गेन है। तो सर ऑब्वियस सी बात है, ये सारी इनकम कहेंगी अदर सोर्सेस हेड में आएंगे। ठीक है ना। और एक्सेट्रा मैंने लिख ही दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं समझ आ गया कि ये 5 हेड ऑफ इनकम होते हैं और जितने भी सोर्सेस हैं वो इन्हीं 5 हेड में हमें फिट करने होते हैं। अगर मेरे 5 बिजनेस है ना और इसके अलावा कहीं से कुछ भी नहीं कमाता मैं, तो पांचों बिजनेस की इनकम ऐड करके मैं कहां शो करूंगा, पीजीबीपी हेड में शो कर दूंगा। क्लियर, सिंपल। अब देखिए, क्या पॉसिबल है कि एक पर्सन मल्टीपल हेड्स में इनकम अर्न कर सके? बिल्कुल पॉसिबल है। अगर एक क्वेश्चन पूछा जाए कि क्या पॉसिबल है एक पर्सन मल्टीपल हेड्स में अर्न कर सके, बिल्कुल पॉसिबल है। लेट से आप अज्यूम करना, अज्यूम अभी से सोचना शुरू कर दो कि हम सीए बन चुके हैं भाई। ठीक है ना, इतनी मेहनत कर रहे हैं, सीए बन चुके हैं, अज्यूम करना शुरू कर दो और बन ही जाओगे एक दिन पक्का। अज्यूम करो हम सीए बन गए हैं, एक जॉब मिली है बढ़िया मल्टीनेशनल में, बिग फोर्स में, पीडब्ल्यूसी में जॉब कर रहे हैं, सैलरी आ रही है भाई, सैलरी बढ़िया एकदम। इतना कमाया कि भाई घर खरीद लिया, 2 घर खरीद लिए, एक घर पे खुद रह रहे हैं, घर रेंट पे चढ़ा दिया, रेंटल इनकम आ रही है भाई, रेंटल इनकम। पार्ट टाइम बेसिस पर एक छोटा मोटा बिजनेस भी कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, लोग की रिटर्न वगैरह फाइल कर देते हैं, सीए हैं तो भाई आता है काम, पार्ट टाइम बेसिस पे रिटर्न विटर्न फाइल कर देते हैं। ठीक है ना, एक छोटी सी प्रैक्टिस भी कर रहे हैं हम लोग, प्रोफेशनल इनकम आ गई। भाई सीए हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि शेयर्स में डील ना करते हो। सीए हो तो भाई शेयर्स तो एक इंटीग्रल पार्ट बन जाता है कि भाई शेयर में तो ये पक्का ही खरीदते बेचता होगा ये बंदा। तो भाई शेयर्स खरीद रहे हो, बेच रहे हो, तो कैपिटल गेन्स इनकम भी हो रही है। और बैंक अकाउंट तो हर किसी का होता है, सेविंग्स बैंक अकाउंट, और उसमें इंटरेस्ट भी मिलता ही मिलता है, पैसा तो होगा ही होगा उसमें। ठीक है, मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना जरूरी होता है, तो भाई पैसा तो होगा ही होगा, इंटरेस्ट भी मिलेगा ही मिलेगा। तो अदर सोर्सेज इनकम भी आ गई भाई। इसके अलावा एफडी होती हैं, फिक्स डिपॉजिट्स, उन पे इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है ना। कभी कोई ऐसा काम कर लिया जो चारों हेड में फॉल नहीं कर रहा, इनकम आ गई, तो अदर सोर्सेज में आ गई। तो इट इज पॉसिबल कि एक बंदा, एक पर्सन, बंदा नहीं बोलूंगा पर्सन बोलूंगा, एक पर्सन पांचों हेड में अर्न कर सके। इट इज अ पॉसिबिलिटी। अगर इन पांचों हेड में कोई पर्सन अर्न करता है और इन पांचों हेड की इनकम को ऐड कर दिया जाए, तो इसको हम बोलते हैं ग्रॉस टोटल इनकम। बोलते हैं ग्रॉस टोटल इनकम, शॉर्ट नेम है जीटीआई, ग्रॉस टोटल इनकम। क्वेश्चन अराइजेस कि सर क्या हमारा यही मेन ऑब्जेक्टिव था? सर आपने बताया था कि इनकम टैक्स में हमें 2 काम करने हैं, पहला इनकम कैलकुलेट करना और दूसरा काम टैक्स कैलकुलेट करना। तो सर ये जो पहला काम है इनकम कैलकुलेट करना, क्या वो हमने कर लिया इस लेवल पर आकर के? आंसर इज नो। अब थोड़ा सा दूर हो, अभी थोड़ा सा दूर हो, क्योंकि हमको इस ग्रॉस टोटल इनकम में माइनस करनी होती हैं डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80। ये कौन से लॉ का सेक्शन है? इनकम टैक्स एक्ट 1961 का सेक्शन है। आपने सुना भी होगा कभी ना कभी कि बहुत सारे टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट्स होती है कि यहाँ पे इन्वेस्ट कर दो टैक्स बच जाएगा, स्कूल की फीस पे करते हो बच्चों की तो टैक्स बच जाएगा, एलआईसी में पैसा पे करते हो पर एनम टैक्स बच जाएगा, मेडिकल इंश्योरेंस करवा लो टैक्स बच जाएगा, यहाँ पे इन्वेस्ट कर दो टैक्स बच जाएगा, टैक्स सेवर स्कीम्स आती हैं। तो भाई वो जितनी भी इन्वेस्टमेंट की जाती है, वो जितने भी खर्चे किए जाते हैं जिनसे टैक्स बचता है, तो टैक्स बचता कैसे है, किस तरीके से वो टैक्स बचाता है हमारा, वो इन्वेस्टमेंट, वो खर्चे कैसे टैक्स बचाते हैं? वो टैक्स ऐसे बचाते हैं कि वो यहाँ पे एड अप हो जाते हैं। जितने ज़्यादा टैक्स सेविंग वाले खर्चे करोगे उतना ही ये इंक्रीज होगा डिडक्शन का अमाउंट, और जितना डिडक्शन का अमाउंट इंक्रीज होगा उतनी ही आपका ये वाला अमाउंट डिक्रीज होगा। ठीक है, तो जितना ये डिक्रीज होगा उतना आपका टैक्स बचेगा भाई, क्योंकि ये वो इनकम है, ये वो इनकम है जिस पर टैक्स दिया जाता है, और इसका नाम है टोटल इनकम। टोटल इनकम, इसको हम टीआई भी बोलते हैं। ठीक है, तो अगर कोई पूछे कि भाई टैक्स कौन सी इनकम पे किया जाता है, तो हम बोलेंगे टोटल इनकम पे किया जाता है। कोई पूछे कि कैसे निकालते हैं, तो बोलेंगे कि भाई 5 हेड की इनकम निकालना सीखो पहले, तो फिर उन 5 हेड की इनकम निकालना सीख गए, ऐड करो, ग्रॉस टोटल इनकम आएगी। फिर पता करो कि कौन कौन सी चीजों पर डिडक्शन मिलती है, कौन कौन सी चीजों पर डिडक्शन मिलती है, वो डिडक्शन क्लेम करो। जितनी ज्यादा डिडक्शन क्लेम करोगे उतनी कम आपकी टोटल इनकम होगी और उतना कम आपका टैक्स जाएगा। तो भाई अगर टैक्स बचाना है तो ये वाला चैप्टर अच्छे से सीख लो, ये एक चैप्टर है हमारा।
ठीक है, हमारे इनकम टैक्स में बहुत सारे चैप्टर्स हमें पढ़ने हैं, ठीक है ना। तो 5 चैप्टर तो ये रहे, पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर, चौथा चैप्टर, पांचवा चैप्टर और छठा चैप्टर, इसको समझ लो। और ये जो 6 चैप्टर्स हैं ये आपका समझ लो 70% सिलेबस है इनकम टैक्स का, ठीक है, 70% सिलेबस है इनकम टैक्स का, ऐसा समझ लो अभी के लिए, ठीक है ना। रिमेनिंग 30% क्या है? रिमेनिंग 30% है कि भाई किसी का रेजिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन करना, कौन सी इनकम पे टैक्स नहीं लगता, एग्जेम्प्ट इनकम्स जिनको बोलते हैं वो समझना, रिटर्न ऑफ इनकम एक चैप्टर है कि भाई कब कब रिटर्न फाइल करनी होती है, नहीं करी तो कितनी पेनल्टी लगेगी, ठीक है। सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, क्लबिंग ऑफ इनकम, टीडीएस आपने सुना होगा, टीडीएस चैप्टर है वो भी। तो ये सारी चीजें भी हैं जो रिमेनिंग पोर्शन कॉन्स्टिट्यूट करती हैं, बट मेजोरिटी ऑफ पोर्शन जो है हमारे सिलेबस का वो ये 6 चैप्टर्स हैं जो आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहे हैं। 5 तो हेड हो गए और एक डिडक्शन हो गया, ठीक है ना। अगर आपको ये 6 चीजें आती हैं तो आप अपनी टोटल इनकम निकालना सीख जाओगे। बाकी जो अदर रिक्वायरमेंट्स होती है कि भाई रिटर्न कब तक फाइल करनी है, टीडीएस क्या होता है, एडवांस टैक्स क्या होता है, ये सब हम सीखेंगे रिमेनिंग 30% पोर्शन में, ठीक है ना। रिमेनिंग 30% यानी कि रिमेनिंग पार्ट में। तो मेजोरिटी जो वेटेज है वो इन्हीं चैप्टर्स की है जो हमें दिख रहे हैं। तो हमें आज की क्लास में काफ़ी चीज़ें समझ आ चुकी हैं टैक्स के बारे में, हमने काफ़ी चीज़ें समझ ली, सीख ली। बट अभी भी एक चीज़ बची है कि सर ये रिग्रेसिव एंड प्रोग्रेसिव टैक्स क्या था, ठीक है ना। रिग्रेसिव एंड प्रोग्रेसिव टैक्स क्या था? तो देखो, इसको समझने के लिए हमें अभी भी थोड़ा टाइम लग सकता है। क्यों लगेगा? देखो ध्यान समझना। एक डेफिनेशन है स्कोप ऑफ इनकम की, स्कोप ऑफ इनकम, ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको समझने की कोशिश करो। डेफिनेशन में लिखा है एवरी पर्सन whose total income of previous year क्या ही लिख दिया, पीवाई लिख देता हूं, ऑफ प्रीवियस ईयर exceeds maximum amount not chargeable to tax, तो एवरी पर्सन कॉमा whose total income of previous year exceeds maximum amount not chargeable to tax comma is an assessee and liable to pay tax in the assessment year at the rates in force। सिंपल सी बात है, एक बार में समझ आती है पूरी कहानी हमको, बट फिर भी समझ नहीं आती। देखो देखने में लगता है कि सर सिंपल सा तो लिखा है कि एवरी पर्सन हुज टोटल इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर एक्सीड्स मैक्सिमम अमाउंट विच इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स। यानी सर इतना समझ आ गया कि एक लिमिट होती है, अगर आप उस लिमिट तक एक साल में अर्न करते हो तो आपको कोई टैक्स नहीं पे करना, बट उस लिमिट से ज्यादा एक्सीड कर जाओ अगर आप, तो आपको एसएससी बोला जाएगा और आप हो जाओगे लायबल टू पे टैक्स। कब पे करना है? इन दी असेसमेंट ईयर। किस रेट पे करना है? जो उस ईयर के लिए एप्लीकेबल रेट्स होंगे उस रेट पे करना है। ये तो कह रही है, सिंपल सी बात कह रही है डेफिनेशन, इसमें क्या मुश्किल है, क्या इंपॉर्टेंट है, क्यों हमें इसको समझने में थोड़ा सा टाइम लगने वाला है? तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस डेफिनेशन की, ये पर्सन कौन है, हु इज दिस एवरी पर्सन। अगर मैं बच्चों से पूछता हूँ कि ये पर्सन कौन है तो बच्चे बोलते हैं कि सर हम लोग हैं तो पर्सन, वी आर दी पर्सन, हम लोग पर्सन है, ठीक है। रेजिडेंट ऑफ इंडिया जो इंडिया में रहता है, सिटीजन ऑफ इंडिया, ये पर्सन है। तो जितने भी बच्चे बोलते हैं मैं उनको बोलता हूँ अच्छा अगर तुम्हें लगता है कि भाई रेजिडेंट इन इंडिया या सिटीजन ऑफ इंडिया जो है वो पर्सन है, तो भाई क्या एक एचयूएफ, क्या एक पार्टनरशिप फर्म, क्या एक कंपनी टैक्स नहीं देगी? वो बोलेगी कि भाई इस डेफिनेशन में तुम आते नहीं, तुम टैक्स ही नहीं दे रहे। तो इंडिया भर में जितनी भी कंपनी बोलेंगे भाई हाँ वी आर नॉट लायबल टू पे टैक्स, क्योंकि हम पर्सन तो है नहीं भाई। पर्सन तो वो है जो सिटीजन ऑफ इंडिया, जो एक इंडिविजुअल है, ठीक है ना। तो हमें जानना जरूरी है कि पर्सन कौन है। तो पर्सन इंक्लूड्स एन इंडिविजुअल
हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली HUF, AOPBOI ये क्या होता है थोड़ी देर में नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, AOPBOI ठीक है ना। इंडिविजुअल HUF AOPBOI, कंपनी फर्म, कौन सी फर्म, इंक्लूडिंग, एक तो नॉर्मल पार्टनरशिप फर्म इंक्लूडिंग लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म। इंडिविजुअल HUF AOPBOI, कंपनी फर्म, लोकल अथॉरिटी, जैसे हम लोग रहते हैं नोएडा में, तो नोएडा में नोएडा अथॉरिटी, नोएडा अथॉरिटी भी एक पर्सन है, ठीक है ना, लोकल अथॉरिटी। और अगेन देखो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का क्या काम था कि भाई कोई ऐसी इनकम जो पहले 4 हेड में नहीं फिट हो पा रही उसको अदर सोर्सेज में डाल दो। इसी तरीके से पर्सन्स जो हैं वो बहुत तरीके के हो सकते हैं, बहुत सारे पर्सन हो सकते हैं, एक कॉर्पोरेटिव सोसाइटी, एक ट्रस्ट, ये सब भी पर्सन हैं, रिलीजियस ट्रस्ट, चैरिटेबल ट्रस्ट, बहुत सारे पर्सन होते हैं। तो भाई हर एक को लिखना यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, तो हमने क्या कर दिया यहाँ पे, अदर आर्टिफिशियल पर्सन, यानी कोई ऐसा पर्सन जो इन 6 के अंदर फिट नहीं हो रहा उसको यहाँ पे डाल दो। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की हमें थोड़ी थोड़ी इंटेंशन समझ आना शुरू हुई कि भाई ये तो बहुत ही नालायक लोग हैं, ये तो कोई इनकम नहीं छोड़ रहे जिस पे टैक्स ना ले, अदर सोर्सेज बना दिया, और कोई इंसान को भी नहीं छोड़ रहे, किसी पर्सन को भी नहीं छोड़ रहे जिससे टैक्स लें, जिससे टैक्स ना लें, सबसे टैक्स लेंगे, हर इनकम पे हर पर्सन से टैक्स लेना चाहते हैं। तो ये जो पर्सन हैं इसके अंदर देखो इंडिविजुअल है, अकेला लौता इंडिविजुअल है जो कि एक नेचुरल पर्सन है, नेचुरल पर्सन है, और नेचुरल पर्सन होते भी सिर्फ इंडिविजुअल ही हैं, बाकी कोई भी नेचुरल पर्सन नहीं है। बाकी जितने भी लोग बच गए ये सब कौन है, आर्टिफिशियल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन, ठीक है ना। तो ये आर्टिफिशियल पर्सन, 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 और जितने बच गए वो भी आर्टिफिशियल पर्सन है। तो इसलिए यहाँ पे क्या लिख दिया, अदर आर्टिफिशियल पर्सन। यहाँ पे अदर पर्सन नहीं लिखा, यहाँ पे अदर आर्टिफिशियल पर्सन लिखा है, ठीक है, क्योंकि पर्सन 2 टाइप के, आर्टिफिशियल, नेचुरल। नेचुरल तो हमने कवर कर ही लिया, तो जो बचे हैं वो आर्टिफिशियल है। तो जो बच गए, जो नहीं आ पाए इस लिस्ट के अंदर, वो भी आर्टिफिशियल ही होंगे भाई, तो अदर आर्टिफिशियल पर्सन। तो इन सभी को हम पर्सन बोलते हैं। तो एक कंपनी है ना, कंपनी, उसको भी टैक्स देना है भाई, एक फर्म को भी टैक्स देना है, एक HUF को भी टैक्स देना है, एक इंडिविजुअल को भी टैक्स देना है, सभी को टैक्स देना है। अब देखो एक अच्छी बात क्या है, हमने आज इतनी सारी बातें करी, हर बात से हमारा बर्डन बढ़ा कि सर इतना पढ़ना है, सर ये भी पढ़ना है, सर वो भी पढ़ना है। अब हम एक ऐसी बात करने वाले हैं जिससे आपको थोड़ी राहत मिलेगी भाई। क्या बात करेंगे हम लोग, देखिए जी, अगर हम किसी भी पर्सन की इनकम निकालना चाहते हैं तो हम निकाल सकते हैं क्या, हाँ सर निकाल लेंगे, पहले सीख तो ले, 5 हेड ऑफ इनकम सीख ले, निकाल लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसका टैक्स निकाल सकते हैं क्या, हाँ जी सर वो भी निकाल लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सर एग्जाम में किसका आता है, एग्जाम में अगर हमें इनकम निकालनी है तो किस पर्सन की निकालने को आएगी, तो इसका आंसर है एट CA इंटरमीडिएट लेवल, सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल की इनकम निकालने को आता है और उसी का टैक्स निकालने को आता है। HUF जो है ये आपका CA फाइनल लेवल पर है, AOPBOI जो है वो भी आपका CA फाइनल लेवल पर है। कंपनी, फर्म, लोकल अथॉरिटी एंड अदर आर्टिफिशियल पर्सन, इन सभी का इनकम कैसे निकाली जाती है, हाउ टू कंप्यूट देयर इनकम, कहाँ पे पढ़ेंगे हम, CA फाइनल लेवल पे पढ़ेंगे। इंडिविजुअल का हम कहाँ सीखेंगे, CA इंटरमीडिएट लेवल पे सीखेंगे। अब मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि ये एक रिलैक्सेशन है तो एट CA इंटरमीडिएट लेवल, लेकिन ये बहुत बड़ी रिलैक्सेशन नहीं है, क्योंकि जब हम कोई भी 5 हेड ऑफ इनकम है, हमारे 5 हेड, हमें 5 सीखने हैं, जब भी हम किसी हेड में इनकम निकालते हैं तो ऑलमोस्ट सेम तरीके से निकाले जाते हैं हर किसी की, ऑलमोस्ट सेम तरीके से। यानी अगर आप इनकम एट द रेट सैलरी निकालना सीख रहे हो, ठीक है, तो देखो सैलरी तो एक ऐसी इनकम है जो सिर्फ इंडिविजुअल अर्न कर सकता है और कोई अर्न नहीं कर सकता। बट हाउस प्रॉपर्टी इनकम इंडिविजुअल भी अर्न कर सकता है, HUF, AOPBOI, कंपनी फर्म, कोई भी अर्न कर सकता है, कोई भी अर्न करे, तरीका बिल्कुल सेम है, तरीका बिल्कुल सेम है। तो अगर हमने ये सीख लिया कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड में इनकम कैसे निकाली जाती है, अगर ये सीख लिया, मेहनत कर ली, तो फिर तो चाहे इंडिविजुअल की निकालनी हो चाहे कंपनी की निकालनी हो, किसी की भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो रिलैक्सेशन तो है कि सिर्फ इंडिविजुअल की इनकम निकालने को आती है, बट ऐसी कोई बहुत मेजर रिलैक्सेशन नहीं है, क्योंकि सभी की सेम तरीके से होती है, सभी की सेम तरीके से होती है, बहुत माइन्यूट फर्क आ जाता है कहीं कहीं, ठीक है ना। और जो माइन्यूट फर्क आता भी है वो भी हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आता, वो आता है PGBP हेड के अंदर।
कि अगर एक कंपनी की पीजीपी इनकम निकालनी है, एक इंडिविजुअल की पीजीपी इनकम निकालनी है, तो उसमें हल्का बहुत कुछ सेक्शंस का फर्क आ जाता है, ठीक है ना। जैसे कि एग्जांपल दे देता हूं मैं आपको, एक मैट मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स एक ये प्रोविजन है, ये इंडिविजुअल्स के ऊपर नहीं लगता बट एक कंपनीज के ऊपर लग जाता है वाइल कैलकुलेटिंग देयर पीजीपी इनकम, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हैं जो सीए फाइनल लेवल पे हम पढ़ेंगे, ये मैट जैसी चीज अभी हमें इंटरमीडिएट लेवल पे नहीं पढ़नी, ठीक है। कैपिटल गेन जो है इंडिविजुअल का निकालो, कंपनी का निकालो, फर्म का निकालो, सेम ही तरीके से निकलता है, कोई फर्क नहीं है। अदर सोर्सेज इनकम जो है किसी की भी निकालो सेम तरीके से निकलती है, कोई फर्क नहीं है। तो अगर हमने इंडिविजुअल की इनकम कैसे निकाली जाती है सीख लिया, तो 90% हम सीख लेते हैं कि बाकी लोगों की इनकम भी कैसे निकालनी है, उसी में कवर हो जाता है, ठीक है ना। कुछ कुछ प्रोविजन है जिनका फर्क है वो हम सीएफएनए लेवल पे पढ़ते हैं, तो हमें बाकी लोगों की इनकम भी निकालनी आ जाती है। कुछ प्रोविजन का फर्क है, 10% ही मानूंगा वो मैं, ज्यादा नहीं है, ठीक है ना। तो हमें किसका आएगा, हमें आएगा इंडिविजुअल की इनकम निकालने को, ठीक है, एग्जाम के अंदर। तो हमें पर्सन समझ आ गया क्या होते हैं, हुज टोटल इनकम, ये टोटल इनकम हमको पता है क्या होती है, अभी हमने देखा कि ग्रॉस टोटल इनकम माइनस डिडक्शन ऑफ टोटल इनकम। तो एवरी पर्सन हुज टोटल इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर, ये भी हमें समझ आ गया सर क्या होता है, प्रीवियस ईयर हमने सीख लिया, एक्सीड्स मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स। अब ये क्या चीज है, ये क्या चीज है, ये क्या लिख दिया इन लोगों ने। तो सिंपल सी बात कहना चाह रहे हैं कि अगर किसी भी पर्सन की टोटल इनकम प्रीवियस ईयर की एक्सीड कर जाती है एक वो लिमिट, एक वो अमाउंट जिस पे टैक्स नहीं लगता, एक वो अमाउंट जिस पे टैक्स नहीं लगता, अगर ये वाला अमाउंट एक्सीड कर जाती है आपकी टोटल इनकम, तो आपको टैक्स लगेगा फिर। तो फिर क्या कह रहे हैं, अगर ये लिमिट एक्सीड कर गई तो आप कौन हो, वो पर्सन कौन है, वो एक एसएससी है, और उसको क्या करना है, लायबल टू पे टैक्स, यानी उसको टैक्स पे करना है। कब पे करना है, असेसमेंट ईयर में पे करना है। किस रेट पे करना है, जो उस ईयर के लिए एप्लीकेबल रेट्स होंगे उस पे करना है। खत्म जी खत्म, डेफिनेशन खत्म। बट अभी भी कुछ चीजें हैं जो मैं आपको उसमें समझाना चाहता हूँ। पहली चीज कि सर जैसे आपने बोला कि 2.5 लाख रुपए की वो इनकम है जिसके ऊपर टैक्स लगता है, और अगर कोई इंसान 2.5 लाख तक कमाता है तो उसकी इनकम पे कोई टैक्स नहीं लगता। 2.5 लाख यानी कि 2.5 लाख, ठीक है। कुछ लोगों की हिंदी थोड़ी कमजोर होती है, मेरी भी कमजोर है, बट कोई नहीं, 2.5 लाख यानी कि 2.5 लाख होता है। तो अगर सर ये 2.5 लाख रुपए की लिमिट है जिसके ऊपर टैक्स लगता है और जिसके नीचे टैक्स नहीं लगता, इन शॉर्ट अगर आपका कोई भी मित्र, कोई भी फ्रेंड, कोई रिलेटिव 20,000 रुपए महीने कमाता है सैलरी के, तो साल के कितने कमा रहा है, 2,40,000, इसके अलावा उसकी कोई इनकम नहीं है, तो टैक्स पे नहीं करेगा। उसे बोल दो कि भाई तेरे तो 2.5 लाख से कम इनकम है ना, तो टैक्स की टेंशन क्यों ले रहा है भाई, फ्री घूम भाई, तुझे तो टैक्स लगेगा ही नहीं, आजाद है भाई तू टैक्स से। और 2.5 लाख से ज्यादा कमा रहे हो तो भाई टैक्स लग सकता है, लग सकता है, लगेगा, 100% लगेगा, ये अभी भी नहीं बोल रहा मैं, क्योंकि कुछ प्रोविजंस और आ जाते हैं आगे चल के जो हमें रिलैक्सेशन दे देते हैं। अभी के लिए उनको हम साइड करते हैं, अभी के लिए उनको हम साइड करते हैं, वो बात की बात है, अभी हम कंफ्यूज नहीं होंगे उनसे। तो हाँ, हम बात कर रहे थे कि सर अगर हमें पता है कि वो 2.5 लाख रुपए की इनकम होती है जिसके ऊपर टैक्स लगता है, जिसके नीचे टैक्स नहीं लगता, तो यहाँ पे सीधे सीधे लिख देते इस चीज को। ये डेफिनेशन ऐसे भी तो लिखी जा सकती थी कि एवरी पर्सन हुज टोटल इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर एक्सीड्स 2.5 लाख रुपीज इज एन एसएससी एंड लायबल टू पे टैक्स इन द असेसमेंट ईयर एट द रेट इन फोर्स। यहाँ पे घुमा फिरा के ये क्या लिख दिया, मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स, 2.5 लाख लिख दो। तो देखो इसका रीजन है, रीजन क्या है कि जो 2.5 लाख रुपए की रिलैक्सेशन होती है ना, ये हर किसी के लिए नहीं होती। हम किन की बात कर रहे हैं, हम पर्सन की बात कर रहे हैं। पर्सन में सब आ जाते हैं, सब आ जाते हैं। और ये जो 2.5 लाख की रिलैक्सेशन है हर किसी के लिए नहीं है, कंपनी के लिए नहीं होती कोई रिलैक्सेशन। कंपनी 1 रुपए भी कमाती है उसे टैक्स देना होता है, फर्म 1 रुपए भी कमाती है उसे टैक्स देना होता है, तो इनके लिए तो कोई रिलैक्सेशन नहीं होती टैक्स की। तो भाई अगर यहाँ पे हम 2.5 लाख रुपए लिख देते तो सभी पर्सन की रिलैक्सेशन हो जाती है, और इनकम टैक्स को हर पर्सन को रिलैक्सेशन देनी नहीं है, इसलिए हमने वो चीज लिखी नहीं, इसलिए वो चीज हमने लिखी नहीं। और दूसरी बात सुनो, ये जो 2.5 लाख रुपए की लिमिट अभी चल रही है ना, ये चेंज होती रहती है। कुछ टाइम पहले ये 2,20,000 थी, उससे कुछ टाइम पहले 2 लाख थी, उससे कुछ टाइम पहले 1,80,000 थी, ठीक है ना। तो भाई ये लिमिट टाइम टू टाइम चेंज होती है, तो क्या टाइम टू टाइम डेफिनेशन चेंज करते रहे, अगर यहाँ पे लिख देंगे 2.5 लाख तो डेफिनेशन भी चेंज करनी पड़ेगी, तो दैट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। तो भाई इन दो चीजों से बचना था हम लोगों को, एक हर साल डेफिनेशन चेंज नहीं करनी भाई हमको, और दूसरी चीज ये जो लिमिट है ये हर किसी के लिए नहीं होती, कुछ लोगों के लिए होती है, कुछ पर्सन के लिए होती है। कंपनी फर्म के लिए, कंपनी एंड फर्म के लिए तो हम 1 रुपए की भी रिलैक्सेशन नहीं देते, तो इसलिए हमें वर्ड्स लिखने पड़े, डज नॉट एक्सीड मैक्सिमम अमाउंट, डज नॉट एक्सीड, ये जो वर्ड है ना, सॉरी डज नॉट एक्सीड कर रहा हूँ, एक्सीड्स मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स, ये वर्ड इसलिए हमको लिखने पड़ गए। यहाँ तक हमें क्लियर हो गया। अब आगे सुनो, अगला जो वर्ड है ये एसएससी, ये कौन है,
हु इज द एसएससी। तो डेफिनेशन पढ़ के ही समझ आ जाता है कि भाई जो पर्सन उस लिमिट से ऊपर अर्न कर रहा है जिस पे टैक्स नहीं लगता उसको हम एसएससी बोलते हैं। यानी कि इन शॉर्ट पर्सन हु इज लायबल टू पे टैक्स इज एन एसएससी। सिंपल सी बात हो गई है। तो जैसे कि अगर आप बीमार होते हैं तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, वो हमारा थोड़ा बहुत चेकअप करता है और फिर दवाइयाँ लिख देता है, ठीक है। तो डॉक्टर के लिए हम क्या है, पेशेंट। इसी तरीके से हम किसी लॉयर के पास गए, कोई लीगल एडवाइस लेना है, उसने लीगल एडवाइस दी, हमने उसको पेमेंट करी, तो लॉयर के लिए हम क्या हैं, उसके क्लाइंट। हम किसी शॉप पर गए, हमने बोला कि भाई कोक, एक कोक की बोतल, एक चिप्स दे दो, आपने खरीदा, उसको पैसे दिए, उस शॉपकीपर के लिए आप क्या हो, उसके कस्टमर। बिल्कुल इसी तरीके से अगर आप एक लिमिट के ऊपर अर्न करते हो, यानी आप लायबल टू टैक्स हो जाते हो, तो आप अपना टैक्स पे करते हो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए आप कौन हो, एसएससी, ठीक है ना। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए आप कौन हो, एसएससी। इस तरीके से समझ लो। लायबल टू पे टैक्स इन द असेसमेंट ईयर एट द रेट इन फोर्स। लो जी, पूरी डेफिनेशन क्रिस्टल क्लियर हो गई हमको, एक भी चीज ऐसी नहीं है जो ना समझ आई हो, एक टू जेड सब क्लियर है, ठीक है ना। तो देखिए जी, देखिए जी, देखिए देखिए जी, देखिए अब हमको सिर्फ ये जानना है कि सर ये रेट्स क्या हैं, ये हमें नहीं पता। आपने पढ़ा तो दिया कि रेट्स इन फोर्स, बट ये रेट है क्या। तो देखिए हम बात कर रहे हैं इंडिविजुअल की। देखो हमारा मेन फोकस किस पे रहेगा, इंडिविजुअल पे रहेगा। क्यों, रीजन सिंपल है, क्योंकि हमारे सिलेबस में जो क्वेश्चन आएगा कि भाई इनकम निकालो, किसकी इनकम निकालने को आएगा, इंडिविजुअल की इनकम निकालने को आएगा। कंपनी की, फर्म की, एचयूएफ की, एओपी की, बीओआई की, अदर पर्सन की नहीं आएगा, सिर्फ इंडिविजुअल की आएगा। तो हमें जो रेट्स वगैरह याद रखने हैं, जो भी प्रोविजन याद रखने हैं, वो सिर्फ वो वाले याद रखने हैं जो एक इंडिविजुअल पे अप्लाई होते हैं, ठीक है ना। तो हमारा मेन फोकस इंडिविजुअल रहेगा। एक इंडिविजुअल के लिए हम बात करें अगर रेट्स क्या हैं, तो देखो अगर एक इंडिविजुअल एक साल का 2.5 लाख रुपए तक कमाता है तो उसको कोई टैक्स नहीं देना होता है। तो अभी हमने बात कर ही ली, सिंपल सी बात है। अगर एक इंडिविजुअल साल का 2.5 लाख से 5 लाख के बीच कमाता है तो उसे 5% टैक्स देना होता है। अगर एक इंडिविजुअल साल का 5 लाख से 10 लाख के बीच कमाता है तो उसको 20% टैक्स देना होता है। और अगर वो एक साल का 10 लाख से ऊपर कमाता है तो उसको 30% टैक्स देना होता है। दैट्स इट, यानी मैक्सिमम जो है वो 30% है। ये जो है, ये है ऑप्शन वन। ऑप्शन वन अभी क्या है ना, 2000 फाइनेंस एक्ट 2019, इस डेट तक चीजें बहुत सिंपल थी। इस डेट तक जो है वो चीजें बहुत सिंपल थी। सिंपल क्यों थी, क्योंकि हमारे पास सिर्फ यही रेट्स थे जो थे, यानी ऑप्शन जैसा कुछ था ही नहीं। फाइनेंस एक्ट 2020 के अंदर चीजें थोड़ी कॉम्प्लिकेट कर दी गई और अब हमारे पास दो ऑप्शन आ गए। जो पहले चल रहा था वो तो है ही है, एक नई चीज और दे दी और उसको बोल दिया ऑप्शन टू। देखो ऑप्शन लिख रहा हूं, ऑप्शन का मतलब क्या होता है, हमारे पास ऑप्शनल है कि हम कौन से वाले रेट्स अडॉप्ट करना चाहते हैं, मैंडेटरी नहीं है। ऐसा नहीं कि भाई ये हट ही चुके हैं, नए वाले आ चुके हैं, अभी भी ऑप्शनल छोड़ा हुआ है कि आप कौन से रेट अप्लाई करना चाहते हो, ठीक है ना। दोनों के अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं, ठीक है। वो प्रोज एंड कॉन्स ओवर द टाइम आपको समझ आएंगे, बट अभी के लिए मैं सिर्फ समझा देता हूँ कि हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं। एक इंडिविजुअल के पास दो ऑप्शन होते हैं। पहला तो ये हमको देख लिया हम लोगों ने। दूसरा ऑप्शन क्या होता है, अच्छा दूसरे ऑप्शन के बारे में जो डिस्कशन है ना, वो कोर्स कंप्लीट जब हो जाएगा इनकम टैक्स का उसके बाद करेंगे मेन, क्योंकि ऑप्शन टू आया है विथ लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ टर्म्स एंड कंडीशंस। लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ टर्म्स एंड कंडीशंस, इतनी ज्यादा टर्म्स एंड कंडीशंस है कि उनको समझने के लिए हमें एक्ट के बारे में पता होना जरूरी है। कौन सा एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट, इसके बारे में जानना जरूरी है। और पहली क्लास में तो आप एक्ट के बारे में कितना ही जान जाओगे, हार्डली कुछ। तो भाई जब तक हमें वो चीजें नहीं पता होंगी, ठीक है, जो एक्ट में लिखी हुई हैं, तब तक हमें ऑप्शन टू समझ नहीं आएगा। तो इसलिए ऑप्शन टू हम पढ़ेंगे आफ्टर कंप्लीशन ऑफ अवर सिलेबस। जैसे ही पूरा आपका इनकम टैक्स कंप्लीट हो जाएगा फिर हम ऑप्शन टू समझेंगे। बट अभी के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि ऑप्शन टू क्या कहता है, कि अगर आप 2.5 लाख तक कमाते हो साल का तो आपको कोई टैक्स नहीं देना। बिल्कुल सेम ऑप्शन वन की तरह अभी तक। तो 2.5 लाख से 5 लाख तक कमाते हो तो आपको 5% देना है। अभी भी कॉपी पेस्ट है, अभी भी बिल्कुल सेम है, कोई फर्क नहीं है ऑप्शन वन ऑप्शन टू में इस लेवल तक। अब आ जाएगा फर्क, अगर आप 5 लाख से 7.5 लाख रुपए तक साल के कमाते हो तो आपको 10% टैक्स देना है।
अगर आप 7.5 लाख से 10 लाख रुपए तक सालाना कमाते हो, ईयरली कमाते हो, तो आपको 15% टैक्स देना है। अगर आप 10 लाख से 12.5 लाख तक ईयरली कमाते हो तो आपको 20% टैक्स देना है। अगर आप 12.5 लाख से 15 लाख तक ईयरली कमाते हो तो आपको 25% टैक्स देना है। और आप मोर देन 15 लाख पर एनम कमाते हो तो आपको 30% टैक्स देना है। अब देखा जाए, मोटा मोटा अगर देखा जाए तो भाई ऑप्शन 2 बेटर लगता है हमें कि सर ऑप्शन 2 तो बहुत बेटर है, क्योंकि ऑप्शन 2 में तो देखो सर, अगर कोई 10 लाख कमाता है ईयरली तो उसका कम टैक्स जाएगा और इसके हिसाब से तो ज़्यादा जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन 2 बेटर लगता है हम लोगों को। बट है क्या, जब हम टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ेंगे ना, जो स्टार लगाए हैं, इसके बाद हमें पता चल जाएगा कि किस पर्सन के लिए कौन सा वाला ऑप्शन बेटर है। हो सकता है कि किसी पर्सन के लिए ऑप्शन 1 बेटर हो और हो सकता है किसी के लिए ऑप्शन 2 बेटर हो, ठीक है ना। इट ऑल डिपेंड्स कि उन टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से उसके ऊपर क्या टैक्स इम्प्लीकेशन पड़ रहे हैं, ठीक है। ये हम बाद में बात करेंगे। अभी हम अपनी जो चर्चा करेंगे, जो अभी हम अपना डिस्कशन करेंगे, वो सिर्फ ऑप्शन 1 से रिलेटिंग करेंगे, ठीक है ना। ऑप्शन 2 से रिलेटिंग मैंने आपको बताया कि हम इनकम टैक्स के कोर्स कंप्लीशन के बाद आएंगे। अब ध्यान देना, ऑप्शन 1 की हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। हमारे स्लैब रेट में जल्दी से लिख देता हूँ दोबारा से, क्योंकि मैं क्वेश्चन कराऊंगा और आपको हो सकता है अभी एकदम से याद ना हुए हों। देखो जी, लेट से मिस्टर ए है, मिस्टर ए, इनकी जो इनकम है, इनकी जो इनकम है वो है ₹8 लाख, ₹8 लाख, ठीक है। 1 मिनट में अपना कैलकुलेटर और निकाल लूं, आप भी अपना कैलकुलेटर निकाल लीजिए जी, क्योंकि हम थोड़ी बहुत कैलकुलेशन करने वाले कैलकुलेटर पर। देखो जी, इनकम जो है मिस्टर ए की वो है 8 लाख रुपए। हम जानना चाहते हैं कि इसकी टैक्स लाइबिलिटी, इसकी जो टैक्स लाइबिलिटी है वो कितनी होगी, ये हम जानना चाहते हैं, ठीक है ना। एकदम बेसिक क्वेश्चन है, फर्स्ट क्लास के हिसाब से, मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, ठीक है। जितना आप कर सकते हो उतना ही कराऊंगा। टैक्स लाइबिलिटी कितनी है, यानी जो इनकम है, इनकम ही कौन सी इनकम होगी, टोटल इनकम होगी, इसी पर तो हम टैक्स देते हैं, ठीक है ना। पांचों हेड को ऐड करो, ग्रॉस टोटल इनकम आती है, डिडक्शन माइनस करो, टोटल इनकम आती है, वो टोटल इनकम है, ये निकाल के दी हुई है। हमें टैक्स लाइबिलिटी जाननी है, तो देखिए हमें क्या लगता है देखने में कि सर जो 8 लाख है ना, 8 लाख, वो तो सर इस रेंज में फॉल करता है। अरे 1 मिनट रुकना, वो तो इस रेंज में फॉल करता है। तो सर 8 लाख पे 20%, 1,60,000 होता है, ये टैक्स आ गया, सिंपल। ये तो हमें लगता है देखने में, बट देखो टैक्स इतना आसान भी नहीं होता निकालना जितना हमें लग रहा है देखने में। सरकार हमें बोलती है, सरकार यानी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हमें बोलता है कि भाई ये जो स्लैब्स है ना, ये जो स्लैब्स हैं, इनका बेनिफिट लो। इसलिए हम वर्ड भी यूज करते हैं स्लैब बेनिफिट, स्लैब बेनिफिट वर्ड यूज करते भी हैं, बोलते हैं इन स्लैब्स का बेनिफिट लो। आप 8 लाख पे सीधा सीधा 20% टैक्स मत दो। आपको पता है कि हम पहले 2.5 लाख की इनकम पे आपसे कोई टैक्स नहीं लेते, तो आप भी मत दो। यानी 8 लाख में से अगर पहले 2.5 लाख की इनकम आपकी है तो उस पर हमें कोई टैक्स नहीं चाहिए भाई। 8 लाख में से 2.5 लाख पे कोई टैक्स नहीं चाहिए। फिर हम स्लैब में गए, ये हमने यूज कर ली, ये वाली बेनिफिट हमने यूज कर लिया, पहला वाला। फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बोला देखो ये दूसरा बेनिफिट क्या है, कि अगर आप 2.5 लाख से 5 लाख के बीच अर्न करते हो तो आपको उस इनकम पे सिर्फ 5% टैक्स देना है। तो देखो 2.5 लाख और 5 लाख का जो गैप है वो 2.5 लाख का ही तो होता है, यानी कि नेक्स्ट 2.5 लाख की इनकम पर आपको सिर्फ और सिर्फ 5% टैक्स देना है। तो 2.5 लाख का 5% होता है 12,500, ये आपका बन गया टैक्स। आप कितनी इनकम पे टैक्स दे चुके हो, 5 लाख, 2.5 लाख प्लस 2.5 लाख, आपकी इनकम कितनी है, 8 लाख, और आप पहले 2 स्लैब्स को यूज कर चुके हो। अब आप किसको यूज करने वाले हो, तीसरे स्लैब को। आपकी जो रिमेनिंग 3 लाख की इनकम है, 3 लाख की इनकम है, देखो 8 लाख आपकी इनकम है और आप 5 लाख पे तो टैक्स दे चुके हो, 2.5 लाख, 2.5 लाख, ठीक है ना। तो 3 लाख बच गई, इस पर आप कितना टैक्स दोगे, 20%, कितना हो गया, 60,000। तो टोटल टैक्स आ गया आपका 72,500, ठीक है जी। तो इस तरीके से इस टैक्स में निकाला जाता है। हम और भी क्वेश्चन करेंगे, एक क्वेश्चन में जनरली समझ नहीं आता, और भी 2-3 क्वेश्चन करेंगे तब क्लियर होगा। बट हाँ, एक चीज मैं और बताना चाहता हूँ
कि जैसे हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहाँ पे खाना ऑर्डर करते हैं, खाना खाते हैं मस्त एकदम बढ़िया, तो अगर हमें खाना अच्छा लगता है तो हम एंड में क्या करते हैं, टिप दे देते हैं, 100 रुपये 50 रुपये जितना भी हमें अच्छा लगा, डिपेंड करता है कितने महंगे रेस्टोरेंट में गए हैं, सॉरी, तो हम टिप देते हैं। अच्छा, वो जो टिप होती है वो हमारी मर्जी होती है, हमें अच्छा लगा तो देंगे, नहीं लगा तो नहीं देंगे, हमारे ऊपर कोई कंपल्शन नहीं होती कि भाई टिप दो ही दो। बट एक ऐसी ही टिप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी आपसे चाहता है, बोलता है कि ये तो दे ही रहे हो, बिल अमाउंट समझ लो इसको, इसके अलावा हमें एक टिप भी चाहिए, और उस टिप का नाम भी है, क्या नाम है, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। और हमें नाम से समझ आ जाएगा कि सर ये जो गवर्नमेंट हमसे एक्स्ट्रा टिप ले रही है, एक्स्ट्रा पैसा ले रही है टैक्स के फॉर्म में, ये गवर्नमेंट यूज करती होगी फॉर द वेलफेयर ऑफ हेल्थ एंड एजुकेशन अक्रॉस इंडिया। नाम से समझ आ रहा है कि हेल्थ एंड एजुकेशन सेस है, तो इसी पर्पज के लिए लिया जाएगा। इसका रेट कितना है, 4%। अब देखो एक बहुत बड़ा फर्क है, रेस्टोरेंट में जब आपने टिप दी थी वो वॉलंटरी थी, यानी आपकी मर्जी थी आपको देनी की नहीं देनी। बट टैक्स डिपार्टमेंट जब एक टिप आपसे मांगता है, यानी जब वो आपसे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस मांगता है, तो वो ये चीज को वॉलंटरी नहीं रखता, वो बोलता है हम तो भाई लॉ बना देंगे सीधा, यानी कि ये क्या है, ये है कंपलसरी, ये है कंपलसरी, ठीक है ना। यानी हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जो है एक तरीके से टिप है जो हम एडिशनल और दे रहे हैं टैक्स के अलावा, बट इट इज अ कंपलसरी टिप, नॉट अ वॉलंटरी वन। ये नहीं कि हमारे पास ऑप्शन है देना है दो, नहीं देना मत दो, हमें देना ही देना है। तो ये 4% जो है, किसका 4% है, ये है इस वाले अमाउंट का 4%, यानी टैक्स जो है टैक्स एज पर स्लैब, इसका 4%। तो 72,500 का जब हमने 4% निकाला तो यह है 2900, और जब हमने 72,500 2900 को ऐड किया तो हमारा आंसर आ गया 75,400। तो देखो, अगर एक पर्सन एक साल का 8 लाख रुपए इनकम अर्न करता है, टोटल इनकम उसकी 8 लाख रुपए है, तो वो एग्जैक्टली 75,400 रुपीज गवर्नमेंट को पे करेगा टैक्स, ना 1 रुपए ज्यादा ना 1 रुपए कम, एग्जैक्टली इतना पे करेगा, ठीक है ना। इसके ऊपर और कुछ हिडन चार्जेस नहीं है, ठीक है, और कुछ रिलीफ नहीं है, ये है जो है फाइनल है, ठीक है जी। तो अब हमारा एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग समझने के लिए स्लैब्स को। अब हम एग्जांपल लेंगे, लेट से जो हमारी इनकम है वो है रुपीज 15 लाख, 15 लाख ले लेते हैं 10 लाख के ऊपर। अब मैं जानना चाहता हूँ लायबिलिटी, टैक्स लायबिलिटी, टैक्स लायबिलिटी, मैं अपनी टैक्स लायबिलिटी जानना चाहता हूँ। मैं अगर 15 लाख साल का कमाता हूँ तो मुझे कितना टैक्स सरकार को पे करना होगा। तो देखिए, सरकार ने बोला कि जी पहले 2.5 लाख रुपए पे आप हमें कोई टैक्स मत दो, ठीक है। अगले 2.5 लाख रुपए पर, यानी 2.5 लाख टू 5 लाख, अगले 2.5 लाख रुपए पे 5% टैक्स दो, 12,500। फिर 5 लाख से 10 लाख कितना होता है, 5 लाख होता है, 5 लाख और 10 लाख का डिफरेंस कितना होता है, 5 लाख। अगले 5 लाख की इनकम पे आप हमें 20% टैक्स दो, यानी 1 लाख रुपए, 5 लाख का 20% 1 लाख होता है। हमारी 15 लाख की इनकम है, हम 10 लाख की इनकम पे टैक्स निकाल चुके हैं, 5 लाख की इनकम और बची है, और दैट इज मोर देन 10 लाख, जो रिमेनिंग 5 लाख है वो मोर देन 10 लाख है। तो मोर देन 10 लाख जो बचा यानी कि 5 लाख, इस पर हम 30% टैक्स देंगे, विच इज 1,50,000। तो हमारा आंसर आ गया 2,62,500, 2,62,500। बट हमारी सरकार तो अभी मानेगी नहीं, वो तो नॉटी है भाई, नॉटी। वो बोलती है कि ऐसे कैसे, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस तो दे दो भैया, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4%। तो हमने बोला ठीक है जी दे रहे हैं, 262,500 इंटू 4%, 10,500 रुपये। फिर हमारा टोटल टैक्स आ गया 262,500, ऐड करने के बाद 2,73,000, बस इतना ही। तो सोचो एक पर्सन अगर साल का 15 लाख कमाता है तो अराउंड अराउंड 2,73,000, अराउंड अराउंड का एग्जैक्टली 2,73,000 तो वो टैक्स दे देता है, ठीक है। इसलिए टैक्स देना किसी को अच्छा नहीं लगता, इसलिए लोग टैक्स चोरी करते हैं, ठीक है, क्योंकि कितना ज़्यादा मेजर पोर्शन तो आपकी इनकम का टैक्स के फॉर्म में चला गया, ठीक है। तो हमें ये चीज़ समझ आ चुकी है। अच्छा, एक चीज़ और समझ लेना, अगर इनकम किसी भी इनकम अगर किसी इंडिविजुअल की 10 लाख के ऊपर है, 10 लाख के ऊपर है,
तो पहले 10 लाख की इनकम पे हमेशा कितना टैक्स बनेगा? 1,12,500, हमेशा इतना बनेगा। अगर किसी भी पर्सन की इनकम 10 लाख से ऊपर है तो पहले 10 लाख की इनकम पे कितना टैक्स बनेगा? 1,12,500। मोर देन 10 लाख जो है, मोर देन 10 लाख जो है उस पर 30% टैक्स निकाल लो। अब देखो हम शॉर्टकट से करेंगे ऐसी चीज को। लेट से इनकम जो है एक पर्सन की ₹35 लाख है, ठीक है जी, 35 लाख रुपए। हमें टैक्स लाइबिलिटी निकालनी है, तो मैं सीधा सीधा बोल सकता हूं कि पहले 10 लाख रुपए पे कितना टैक्स आएगा? 1,12,500। यहाँ पे स्लैब रेट्स लग गए आपके सारे, ठीक है ना। पहले 2.5 लाख पे नहीं, अगले 2.5 लाख पे 5% विच 12,500, और अगले 5 लाख पे 20% विच 1 लाख। तो नील प्लस 12,500 प्लस 1 लाख कितना होता है? 1,12,500। फिर इसके बाद 10 लाख की ऊपर वाली जितनी इनकम होती है 30% टैक्स लगता है। 10 लाख के ऊपर कितना दिख रहा है मुझे? 25 लाख दिख रहा है। अगर 35 लाख की इनकम है तो 10 लाख के ऊपर कितना है? 25 लाख है। इस पे कितना टैक्स आ गया? 30%, विच इज 7.5 लाख। तो आंसर क्या आ गया? 8,62,500। मैंने बोला तो मेरी हिंदी भी अच्छी नहीं है, इसलिए मैं आधी हिंदी आधी इंग्लिश बोलता रहता हूँ। तो देखिए जी, सरकार तो शांत होगी नहीं, वो बोलेगी लाओ जी हेल्थ एंड एजुकेशन सेस तो दे दो हमारा, ये हम कैसे छोड़ दें 4%। तो देखिए 8,62,500 इंटू 4%, ये होता है 34,500। और अगर 8,62,500 और इनको मैं ऐड करूं तो 8,97,000, ये मेरा टोटल टैक्स अमाउंट बन जाएगा। यानी अगर मैं साल का 35 लाख कमाता हूं तो अराउंड अराउंड देखा जाए 9 लाख के आसपास तो मेरा टैक्स में चला जाता है। कितना परसेंट टैक्स दे रहा हूं मैं अगर देखा जाए तो मैंने क्या किया? 8,97,000 डिवाइडेड बाय 35 लाख इंटू 100 कर दिया, तो मेरा आ गया 25.62% मेरा टैक्स के फॉर्म में चला गया। मेरी इनकम का 1/4 पोर्शन तो टैक्स के फॉर्म में चला गया, ठीक है ना। तो इसलिए टैक्स देना किसी को अच्छा लगता नहीं है, ठीक है। अब देखो हमने बात कर ली कुछ 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 और कुछ कुछ करके हमने बहुत कुछ बातें कर ली हैं वैसे तो, बट हाँ एक मेजर चीज रह गई है, वो मैं आपको समझा देता हूँ, फिर हम क्लास एंड करेंगे। ध्यान समझना, हम बात कर रहे हैं इंडिविजुअल की जो कि रेजिडेंट ऑफ इंडिया हो, जो कि रेजिडेंट ऑफ इंडिया है। एक इंडिविजुअल जो कि रेजिडेंट ऑफ इंडिया है, इस इंडिविजुअल को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से एक ऑफर मिला हुआ है। उस ऑफर को लिखा गया है सेक्शन 87A के अंदर। एक ऑफर है, ऑफर किनको मिला हुआ है? सिर्फ इंडिविजुअल जो कि रेजिडेंट ऑफ इंडिया है। HUF, AOP, BOI, कंपनी फर्म, इन सब के लिए ऑफर नहीं है, सिर्फ एक इंडिविजुअल के लिए है जो कि रेजिडेंट ऑफ इंडिया है। अगर कोई बाहर का रेजिडेंट है, UK, US का, जर्मनी का रेजिडेंट है, उसके लिए भी ऑफर नहीं है। ऑफर कहाँ लिखा गया है? सेक्शन 87A के अंदर लिखा गया है। क्या है वो ऑफर? क्या कहता है सेक्शन 87A? ये बोलता है कि अगर किसी इंडिविजुअल जो कि रेजिडेंट ऑफ इंडिया है, उसकी टोटल इनकम is up to 5 lakh, is up to rupees 5 lakh, is up to rupees 5 lakh, ठीक है ना। तो he or she will get rebate of up to rupees 12,500। ये है वो ऑफर। अगर किसी इंडिविजुअल जो कि रेजिडेंट ऑफ इंडिया है उसकी इनकम 5 लाख रुपए तक है तो उसको अप टू 12,500 रुपए की रीबेट मिल जाएगी, टैक्स बेनिफिट मिल जाएगा, ठीक है। इसका क्रक्स क्या निकलता है? क्रक्स जानना, क्रक्स इसका क्रक्स से निकलता है इंडिविजुअल। क्रक्स कैसे निकलेगा? अच्छा क्रक्स मैं बाद में लिखता हूं, पहले आपको समझा देता हूं तो आप खुद ही क्रक्स बता दोगे मुझको। लेट से हम बात करें अगर एक इंडिविजुअल की जो कि रेजिडेंट ऑफ इंडिया है, रेजिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है ना। अगर इसकी इनकम 4,60,000 है तो भाई ये इस ऑफर के लिए एलिजिबल है, रिबेट अंडर सेक्शन 87A। तो इसकी टैक्स लायबिलिटी कैसे निकालें? तो ध्यान देना, हम बोलते हैं कि भाई
पहले 2.5 लाख पे तो कोई टैक्स देना ही नहीं है आपको, लो जी नील। अब मैं नेक्स्ट 2.5 नहीं लिख सकता, उसका रीज़न ये है कि इसकी इनकम 4,60,000 है और नेक्स्ट 2.5 लाख लिख दिया यहाँ पर भी, तो 5 लाख की इनकम पर टैक्स निकाल देंगे हम, और हमें निकालना किस पर है, 4,60,000 पर। तो मैं कितना और लिखूँ कि 4,60,000 हो जाए, 2,10,000, 2,10,000। तो इन दोनों का एडिशन कितना होता है, 4,60,000 होता है। इस पर मुझे 5% टैक्स देना होता है, यह आ जाएगा 10,500 रुपये। ठीक है ना, देखो 2,10,000 का 10% होता है 21,000, उसका आधा कर दो 10,500। ठीक है, तो 10,500 मेरा टैक्स आ गया। अब हमें ऑफर मिला हुआ है भाई, ऑफर, हम ऑफर अप्लाई करेंगे, लेस रीबेट। ठीक है, कितना अप्लाई हो जाएगा ऑफर, ठीक है, जैसे शॉपिंग करते हैं ना, ऑफर मिला हो तो ऑफर अप्लाई हो जाता है। ऐसे हमारा कार्ट, जो कार्ट थी हमारी, कार्ट CART, कार्ट टोटल जो था, ठीक है, ऑफर जब जब फ्लिपकार्ट पे कुछ खरीदते तो कार्ट टोटल आता है, वो ये था। फिर आपने एक ऑफर लगाया, ठीक है ना, ऑफर आपका 10,500 का पूरा लग गया, तो आपका टोटल अमाउंट पेबल कितना हो गया, 0 हो गया। क्या हो गया, 0 हो गया। यानी कि इस ऑफर के बाद आपको कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है अब। लेकिन हमें पता है कि हमें क्या करना होता है, हेल्थ एंड एजुकेशन फिफ्थ देना ही होता है भाई। और ये हमेशा एंड, देखो टिप हमेशा एंड में देते हैं, याद रखना, टिप हमेशा हम एंड में देते हैं, तो हमेशा एंड में लगेगा ये 4%। अभी 4% किसका होता है, इसका होता है, तो 4% 0 का तो 0 हो गया, तो टोटल टैक्स पेबल भी 0 हो गया। ठीक है ना, अब सुनो, अगर मेरी इनकम एग्जैक्टली 5 लाख रुपए होती तो यहाँ पे नील आता, 10,500 की जगह कितना आता, 12,500 आता, क्योंकि 2.5 लाख पे 5% 12,500 होता है। मेरा टैक्स पेबल 12,500 आ रहा होता, बट क्योंकि मेरी इनकम 5 लाख तक है तो मुझे ऑफर मिल जाता 87A सेक्शन का, क्या बोलता कि भाई 12,500 रुपये ऑफ तुम्हारे लिए, 0 0 और 0। इन शॉर्ट मैं क्या बोल सकता हूँ, नोट क्रक्स की इंडिविजुअल अर्निंग अप टू ₹5 lakh per annum is not liable to pay tax, not liable to pay tax। लिख सकते हैं, सिंपल सी बात हो गई है तो, कि भाई 5 लाख तक कमा रहे, कोई टैक्स ही देने की जरूरत नहीं है आपको, तो क्योंकि आपको ऑफर मिल जाएगा, ऑफर मिलने के बाद आपका टैक्स 0 हो जाएगा, आपको कोई टैक्स पे करना नहीं है। बट अगर आप 5 लाख से ज़्यादा कमा रहे हो तो ये ऑफर आपको नहीं मिलता, तो फिर आपको ये ऑफर नहीं मिलता, क्योंकि तब आपको ऑफर नहीं मिलता तो आपको ये जो नेक्स्ट 2.5 लाख भी होता है ना, इस पे भी टैक्स पे करना होता है, और यही 12,500 रुपए की रिबेट मिल जाती है अगर आपकी 5 लाख तक की इनकम होती है, और उससे ज़्यादा है तो ये आपका टैक्स बन जाता है और आपको ये ऑफर नहीं मिलता, और आपको ये 12,500 रुपये भी पे करना पड़ता है। उसके अलावा जो एक्सीडिंग वाला पोर्शन होता है उस पर भी टैक्स पे करना पड़ता है, फिर टिप भी पे करनी पड़ती है, एंड इस तरीके से हो जाता है। ठीक है ना, अब देखिए हमें टैक्स निकालना आ चुका है। अगर हमें कोई भी इंडिविजुअल बोल दे कि भाई मेरी इनकम ये है, मेरा टैक्स निकाल दो जरा, तो हम बोलेंगे लाओ जी लाओ, अभी निकाल दें, 2 मिनट में हम निकाल के उसको दे देंगे। हमें पता है कि भाई पहले स्लैब रेट लगाने हैं, अगर 5 लाख तक की इनकम है तो 0 टैक्स होगा, 5 लाख से ऊपर है तो कैसे टैक्स निकालने हैं। हमने 3 केसेस देख लिए, ठीक है ना, 3 केसेस देख लिए। ठीक है, एक 8 लाख का केस देख लिया सिंपल सा, एक हमने 15 लाख का केस देख लिया, और एक हमने 35 लाख का भी केस देख लिया। हमें पता है कि 10 लाख तक की अगर इनकम है तो उस पर 1,12,500 ही टैक्स बनता है। तो अगर 10 लाख से ऊपर की किसी की भी इनकम है उस पर टैक्स निकालना है, तो पहले 10 लाख पे वो स्लैब रेट लगा लगा के दिमाग खराब करने से अच्छा है कि पहले 10 लाख पे 1,12,500 निकाल दिया, रिमेनिंग पोर्शन पे 30% निकाल दिया, हमारा आंसर जल्दी आ जाएगा, हमारा आंसर जल्दी आ जाएगा। अब हमें सिर्फ एक चीज़ और जाननी है आज की क्लास में, और हमारा ऑलमोस्ट इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो जाएगा टैक्सेशन का, ऑलमोस्ट कंप्लीट होगा। एक चीज़ फिर भी बच जाएगी, जो चीज़ बच जाएगी उसका नाम है मार्जिनल रिलीफ। वो मैं अभी भी आज की क्लास में कवर नहीं हो पाएगा, अगर वो कवर किया तो हमारी क्लास बहुत लंबी खिंच जाएगी, जो मैं नहीं चाहता। ठीक है, तो मार्जिनल रिलीफ मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, बट जो चीज़ अभी कवर हो सकती है वो मैं आपको सिखा देता हूँ, समझा देता हूँ। अलग अलग सेक्शंस हैं इनकम टैक्स एक्ट में, अलग अलग बातें करते हैं भाई वो। अब होता क्या है कि एक लेवल पर आकर के आपको बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि सर कोई कभी कुछ कह रहे हैं, कभी कुछ कह रहे हैं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा, सब खिचड़ी बन गया। तो खिचड़ी ना बने उसके लिए मैंने क्या किया, आपके दिमाग में पार्टीशन बना दिए दो। ये जो पार्टीशन है ना, समझ लेना, ये आपकी स्क्रीन पे नहीं है, ये आपके दिमाग में है। ठीक है, आपके दिमाग में 2 पार्टीशन बन गए कि वो चीज़ें जो है वो हौच पौच ना हो, खिचड़ी ना बने। तो ये जो पार्टीशन हैं
क्या है ये समझाने की कोशिश करता हूं मैंने क्या किया, जितने भी इंडिविजुअल थे उनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, एक लोअर क्लास, एक मिडिल क्लास और एक अपर क्लास। ठीक है ना, ये 3 क्लासेस में डिवाइड कर दिया। हमने सुना भी तो हमारे दिमाग में हम सुनते भी रहते हैं कि भाई लोअर क्लास है, मिडिल क्लास है, अपर क्लास है, तो हमारे जो पार्टीशन है वो अच्छे से बन जाएंगे फिर। ठीक है ना, देखो इनकम टैक्स में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा, इनकम टैक्स में मिडिल क्लास, अपर क्लास, लोअर क्लास वर्ड का जिक्र ही नहीं है पूरे एक्ट के अंदर। ठीक है ना, तो ये जो पार्टीशन है वो खिचड़ी ना बने, इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए मैंने बोला आपके दिमाग में है, एक्ट में नहीं है, ये सिर्फ आपके दिमाग में है। लोअर क्लास मैं बोलता हूँ उन लोगों को जिनकी इनकम है, ये मैं बोलता हूँ एग्जाम में लिख के नहीं आना, एग्जाम में वो लिख के आना जो एक्ट बोलता है। ठीक है, मैं आपको एक्ट समझाऊंगा, ठीक है, वो लिख के आना है, ये लिख के मत आ जाना लोअर क्लास वगैरह। इनकम अप टू ₹5 लाख, इनको मैं बोलता हूँ लोअर क्लास। क्यों बोलता हूँ, क्योंकि हमें पता है कि सर इन लोगों को रिबेट मिल जाती है। ठीक है, तो इनको जो टैक्स है वो हमेशा 0 आता है, टैक्स इज ऑलवेज 0, तो इसलिए मैं इनको लोअर क्लास बोल देता हूँ। मिडिल क्लास सर उनको बोलता हूँ मैं बच्चों जिनकी इनकम इज मोर देन 5 लाख बट अप टू ₹50 लाख। आप बोल सकते हो कि ये 50 लाख तो बहुत बड़ा अमाउंट है, इसको भी मिडिल क्लास में कवर करेंगे। देखो सेक्शंस को मुझे सेग्रीगेट करना है अलग अलग, इसलिए मैंने 50 लाख को मिडिल क्लास में ही डाला है, क्योंकि लॉ फिर बोलने लगता है, इनकम टैक्स एक्ट बोलने लगता है कि जो 50 लाख से ज़्यादा कमाते हैं उनके ऊपर एक और टैक्स लग जाता है अलग से। ठीक है ना, एक टैक्स और लग जाता है अलग से। तो आप आगे चल के कंफ्यूज हो सकते थे कि सर कभी तो सिर्फ स्लैब रेट पर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लग रहा है, कभी फिर स्लैब रेट पे पहले रिबेट माइनस हो रहा है, फिर सर कभी स्लैब रेट पे ये सरचार्ज ऐड हो रहा है, सरचार्ज पे फिर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऐड हो रहा है, फिर टैक्स आ रहा है। तो एक कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है ना, अभी मैं आपको क्लियर करूंगा दोबारा इस चीज़ को, पहले लिख लेते हैं। मिडिल क्लास कौन है, जिनकी इनकम 5 लाख से ज्यादा है बट 50 लाख तक है। इनका टैक्स कैसे निकालना हम लोगों ने सीख लिया, हमें टैक्स एज पर स्लैब निकालना है पहले, जो हम एक्सपर्ट हो चुके हैं निकालने में। और इसमें हमें सिर्फ एक चीज ऐड करनी होती है, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4%। ठीक है, और हमारा टोटल टैक्स लायबिलिटी आ जाती है, टोटल टैक्स आ जाता है। इसके हमने 3 क्वेश्चंस कर लिए हैं, अगर याद हो तो 3 क्वेश्चंस हमने कर लिए, तो ये भी इजी है। अपर क्लास कौन है, जिसकी इनकम इज मोर देन ₹50 लाख। सरकार बोलती है, सरकार यानी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलता है कि भाई इतना कमा रहे हो, इतना कमा रहे हो, तो भैया तुमसे तो हम और लेंगे, तुमसे तो अब हम और लेंगे। पहले तो तुम भाई टैक्स एज पर स्लैब ही निकाल लो अपना, उसमें तो तुम एक्सपर्ट हो ही चुके हो, पहले तो ये निकाल लो। इसके बाद हम ऐड करेंगे सरचार्ज, इसके बाद हम ऐड करेंगे सरचार्ज। सरचार्ज का भी एक रेट नहीं है, सरचार्ज के 4 रेट हैं अलग अलग, 4 अलग अलग रेट, और ये सारे रेट डिपेंड करते हैं कि 50 लाख से कितना ज़्यादा कमा रहे हो। ठीक है, थोड़ा बहुत ज़्यादा कमा रहे हो तो 10%, ठीक है, और ज़्यादा कमा रहे हो 15%, और ज़्यादा कमा रहे हो 25%, और बहुत ही ज़्यादा कमा रहे हो तो 37%। तो ये क्या लिमिट्स होती है ये मैं आपको थोड़ी देर में बता दूंगा अभी, कि किस किस लिमिट तक 10% लगता है, 15% लगता है, 25 और 37% लगता है। तो हमें सरचार्ज ऐड कर देना है। अच्छा, जो 10, 15, 25 या 30% है, 37% है, ये परसेंटेज इसका है, इस वाले अमाउंट का। ठीक है ना, तो आपका यहाँ पे एक अमाउंट आ गया। अब एंड में हमें पता ही, हमें टिप देनी है भाई, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4%, ये हमने निकाल दी, और हमारा अब जाके टोटल टैक्स आ गया, टोटल टैक्स। अब ध्यान रखना है जो 4% है ये इस वाली फिगर का है। ठीक है, 10, 15, 25, 37% है वो इस वाली फिगर का है, इस तरीके से। ठीक है, तो एक हम काम करते हैं कि 50 लाख के अगर ऊपर इनकम है तो टैक्स कैसे निकालना है ये जान लेते हैं। अच्छा, उसको जानने से पहले एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपकी इनकम मोर देन 50 लाख है बट अप टू 1 करोड़ है, तो सरचार्ज का जो रेट है वो 10% होता है। सरचार्ज रेट जो है वो 10% होता है। अगर आपकी इनकम मोर देन 1 करोड़ है बट अप टू
2 करोड़ है तो इस सरचार्ज का रेट 15% हो जाता है। अगर आपकी इनकम मोर देन 2 करोड़ है बट अप टू 5 करोड़ है तो सरचार्ज का रेट 25% हो जाता है। और अगर आपकी इनकम मोर देन 5 करोड़ है तो इस सरचार्ज का जो रेट है ये 37% हो जाता है। ठीक है जी, तो ये रेट इस तरीके से लगते हैं। अब हम एक आखिरी क्वेश्चन आज की क्लास का करते हैं, फिर लेंगे अलविदा। मिस्टर एक्स जो हैं इनकी इनकम है ₹60 लाख। मिस्टर एक्स यानी कि इंडिविजुअल, मान के चलते रेजिडेंट ऑफ इंडिया है। खैर नहीं भी मानो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मान के चलो ना चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि सेम तरीके से टैक्स निकलेगा इनका, चाहे रेजिडेंट ऑफ इंडिया हो या ना हो। अब ध्यान दो, मिस्टर एक्स जो है इनकी इनकम कितनी है, 60 लाख रुपए है। ठीक है ना। हम पहले तो कोशिश करेंगे जानने की किस क्लास में फॉल करता है। अपने दिमाग में हमने बाइफर्केशंस बनाया, पार्टीशंस बनाया, तो हम देखेंगे कि सर ये तो 50 लाख के ऊपर कमा रहा है, यानी अपर क्लास में फॉल करता है। तो सर अब तो हमें याद आ गया कि इसका टैक्स कैसे निकालते हैं। टैक्स एज पर स्लैब निकालेंगे। सबसे पहले कितना आएगा, पहले 10 लाख पे तो 1,12,500 होता है। पहले 10 लाख पे 1,12,500 होता है। 10 लाख के ऊपर टोटल कितना है, 60 लाख। तो 10 लाख के ऊपर कितना हो गया, 50 लाख। 50 लाख का 30% 15 लाख होता है। तो टोटल कितना हो गया, 16,12,500। ये तो आ गया टैक्स एज पर स्लैब। क्योंकि सर ये अपर क्लास है तो ऐड करेंगे सरचार्ज। और क्योंकि इसकी इनकम 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में है तो 10% ऐड करेंगे। 161250, एक जीरो हटा दिया ऊपर से, बस 10% हो गया। तो अब मुझे कैलकुलेटर का यूज करना पड़ेगा भाई, इतनी अच्छी मैथ्स नहीं है मेरी। ये आ गया 17,73,750। फिर देखना हमें एक चीज और ऐड करनी होती है, टिप, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4%। ये 4% किसका निकलेगा, 17,73,750 का इंटू 4%, क्या क्या 70,950। तो देखने में सिर्फ 4% लग रहा था, देखो कितना ह्यूज अमाउंट बन गया ये। आइए जी, 17,73,750 और ये ऐड किया तो टोटल टैक्स पेबल आ गया 18,44,700। यानी कि अगर एक इंडिविजुअल साल का 60 लाख अर्न करता है तो उसका 18,44,700 तो टैक्स के फॉर्म में चला जाएगा भाई, सीधा सीधा। कितना परसेंटेज टैक्स दे रहा है वो अगेन निकालें तो वो दे रहा है 30.745% टैक्स। 30.745% टैक्स। ठीक है, तो हम निकाल ही सकते हैं, कैसे निकालते हैं। तो इस तरीके से हम निकाली जाती है इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल। अब इसके अलावा कुछ भी हिडन नहीं है। अब हमने सब पढ़ लिया। अगर किसी भी पर्सन की, इंडिविजुअल की बेसिकली इनकम दी हुई है, टैक्स कैसे निकालना है हमें पता है कि सर हमें पहले तो देख लेना कि उसकी टोटल इनकम कितनी है। अगर अप टू 5 लाख है तो उसका टैक्स 0 होगा। 5 लाख से 50 लाख के बीच में है तो इस तरीके से हम टैक्स निकालेंगे जो यहाँ पे गिवन है। एज पर स्लैब 4% ऐड आ गया टैक्स फुल एंड फाइनल। अगर 50 लाख से ऊपर कमाता है तो एज पर स्लैब निकालेंगे पहले, फिर सरचार्ज ऐड करेंगे। अब देखेंगे कि 50 लाख से ऊपर कितना ऊपर कमा रहा है। अगर थोड़ा बहुत ऊपर कमा रहा है यानी 50 लाख से ऊपर कमाता है, 1 करोड़ तक कमाता है तो 10% ऐड करेंगे। अगर 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में कमाता है तो 15% ऐड करेंगे। 2 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में कमाता है तो 25%, और उससे भी ऊपर कमाता है तो 37%। ये ऐड करने के बाद हमारी ये वाली फिगर आ जाएगी। फिर इसका हम 4% यहाँ पे लिखेंगे और हमारा फुल एंड फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इसके अलावा कुछ भी नहीं है भाई, इतना ही था जो था। आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा, सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी।